अध्याय 41 वाली पीक। झेंग युआनकिंग का आक्रमण किसी बाघ की तरह तेज और भयंकर था। उसकी गति ही किसी को भी चौंका देने के लिए काफी थी। जैसे ही सभी को लगा कि किन यून हमले का सामना करने में असमर्थ है, उन्होंने देखा कि उसके शरीर से हल्की सुनहरी धुंध निकल रही है और गर्म हवा बाहर निकल रही है। एक फुसफुसाहट के साथ पीली सुनहरी गैस एक ज्वलंत ढाल में बदल गई जो तेजी से घूमने लगी। किन यून लगातार अपनी आंतरिक क्यूई को मुक्त करता रहा, उसे एक ठोस अवरोध में बदल दिया। जैसे ही उसके डेंटियन में तात्विक ऊर्जा तेजी से घूमती, उसने झुलसा देने वाली हवा की एक लहर पैदा कर दी। झेंग युआनकिंग को भी गर्मी महसूस हुई, लेकिन उनका मानना था कि अगर उनके बाघ के पंजे मजबूत होते तो वे निश्चित रूप से पतली बाधा को भेदने में सक्षम होते। दिल तोड़ने वाला बाघ का पंजा। झेंग युआनकिंग के गुजरते ही उसने अपना बाघ का पंजा आगे बढ़ाया। उसकी गति अचानक बढ़ गई, जिससे शक्तिशाली बाघ का पंजा तेजी से आगे बढ़ा और किन यून की छाती पर वार कर दिया। बाघ के तीखे पंजों को देखकर सभी की सांसें थम गईं। जब बाघ का पंजा ज्वाला ढाल के संपर्क में आया तो उसमें से ध्वनि विस्फोट हुआ। टकराना। अवरोध अचानक हवा की एक प्रचंड लहर में फट गया, जिससे खतरनाक झेंग युआनकिंग उड़ गया। झेंग युआनकिंग ने अपने दांत पीस लिए और दर्द से चिल्लाया। उसकी हथेलियां बुरी तरह जलने से लाल हो गई थीं। दर्द से उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया था और चेहरा नीला पड़ गया था। किन यून वास्तव में इतनी तेजी से घूम सकता है कि उसकी आंतरिक क्यूई इतनी अधिक हो जाती है। उसकी आंतरिक ऊर्जा जिस गति से घूमती है वह निश्चित रूप से ज्वलंत आभा अवरोध की गति जितनी तेज है। एक शिक्षक ने भौहें चढ़ाईं। किन यून ने ब्लैक यांग रणनीति में महारत हासिल कर ली है। जब आपकी आंतरिक शक्ति बड़ी सफलता तक पहुंच जाएगी तो आपकी आंतरिक क्यूई और भी मजबूत हो जाएगी और आप इसे और भी ज्यादा आजादी से नियंत्रित कर पाएंगे। प्रिंसिपल झांग ने आंखें सिकोड़कर कहा। आंतरिक मार्शल तकनीक की बड़ी सफलता। उपस्थित सभी नए विद्यार्थियों के हृदय में चीख निकल पड़ी। उन्होंने अभी अभी आंतरिक शक्ति साधना का प्रथम स्तर प्राप्त किया था और उन्हें नहीं पता था कि वे आंतरिक शक्ति साधना के प्रथम चरण तक कब पहुंचेंगे। फिर भी किन यून ने पहले ही बड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी। नए छात्रों के लिए शुरुआत से ही मानक आंतरिक शक्ति कौशलों का अभ्यास करना सर्वोत्तम है। किन यून द्वारा विकसित रहस्यमय सूर्य कला पहले से ही बहुत अच्छी है। डिंग तियानचुन ने कहा। कई नए छात्रों वाले परिवारों में साधना तकनीकें आध्यात्मिक स्तर पर होती हैं। जिन लोगों ने अभी अभी आंतरिक शक्ति कौशलों का अभ्यास शुरू किया है उनके लिए उन्हें सीखना बहुत कठिन है। जब दूसरे छात्रों ने ये सुना तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। अगर उसने कोई साधारण आंतरिक शक्ति कौशल का अभ्यास किया होता तो शायद उसे थोड़ी बहुत सफलता मिल जाती। समय आने पर अपने आंतरिक शक्ति कौशल को निखारना आसान हो जाता। मैं मानता हूँ। झेंग युआनकिंग ने अपने जले हुए हाथ को देखा और दांत पीसते हुए चिल्लाया। वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर भी था, लेकिन अंतर इतना बड़ा था। मैं इसे भी स्वीकार नहीं करता। यान यूं भीड़ से बाहर निकल गया। किन यूं, अगर तुम स्थिर खड़े रह सको और मुझे मुक्का मारने दो तो मैं तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दूंगा। अगर तुम हार भी गए तो क्या सोचोगे? किन यून ने कहा। जब तक तुम हारते रहोगे 8 क्लास 4 जानवरों की लाशें मेरी होंगी। तुम क्या सोचते हो? ठीक है। ये कहने के बाद यान यूं तुरंत फ्लाइंग स्वेलो स्टेप्स के साथ दौड़ा। उसके सफेद हाथों से भाप का एक फव्वारा निकला और 10 कदम चलने के बाद वह भाप बर्फ में बदल गई। उसके पास जल मार्शल स्पिरिट थी जो अपनी आंतरिक क्रियाओं से पानी को बर्फ और पाले में बदल सकती थी। नए छात्रों के बीच यह एक बहुत अच्छा स्तर था। इससे पहले झेंग युआनकिंग किन यूं की बाधा को तोड़ने में असमर्थ रहा था क्योंकि वहां बहुत गर्मी थी। अभी यान यूं अपनी ठंडी क्यूई का इस्तेमाल तपती क्यूई का प्रतिरोध करने में सक्षम थी। इतना ही नहीं, उसके दूसरे हाथ ने बड़ी मात्रा में पानी भी बनाया। यान यून आत्मविश्वास से भरी हुई थी, ये सोचकर कि वह निश्चित रूप से सफल होगी, और गर्व से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपनी उड़ान के वेग से पानी का गोला बनाया जो उसने बनाया था। फिर उसने बर्फ के ताड़ के गोले का पीछा किया। जैसे ही उसने पूरी ताकत से उस पर वार किया, ठंडी हवा का गुबार निकल पड़ा। भी यान यून की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी क्योंकि उसने पानी में लगी आग को बुझाने की योजना बनाई थी। जैसे ही यान यूं खुद पर प्रसन्न महसूस कर रही थी, जैसे ही पानी की गेंद ने ज्वाला ढाल को छुआ, वह तुरंत वाष्पित हो गई। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बर्फ का तार ज्वाला ढाल को छू गया था। उसी समय आगे बढ़ते हुए कई शिक्षकों के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उन शिक्षकों ने भी बहुत तेजी से काम किया और आग को जल्दी से बुझा दिया ताकि यान यून को गंभीर चोट न लगे। हालांकि वह भी बुरी तरह जल गई थी। उसका हाथ झेंग युआनकिंग से भी ज्यादा बुरी तरह घायल था। यान यूं दर्द और गुस्से से चीख पड़ी। बचपन से लेकर अब तक उसे पहली बार इतना दर्द सहना पड़ा था और वह तब तक रोती रही जब तक कि एक अधेड़ उम्र की महिला शिक्षिका की बाहों में बेहोश नहीं हो गई। इस खूबसूरत बर्बर लड़की को जमीन पर गिरते देख सभी के दिलों में एक अजीब सी संतुष्टि का एहसास हुआ। क्या कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? किन यून ने छात्रों के समूह की ओर देखा और पूछा। सभी छात्र नदी की लहरों को देखते हुए चुप थे। जियांग लैंग के पास एक ध्वनि मार्शल आत्मा थी और वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर भी था। अगर वह लड़ता तो उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती। हालांकि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह व्यक्ति बेहद निर्दयी था और ज्यादा बोलता भी नहीं था। उसकी उदासीनता देखकर लोग ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि वह बहुत चालाक है। चूंकि कोई नहीं आ रहा है तो ये तय हो गया है।
राष्ट्रपति झांग ने किम यून को एक मार्क Z टोकन दिया जिससे उन्हें 9 यांग आत्मा अभिसरण सरणी में प्रवेश करने की अनुमति मिली। इसके बाद किम यून ने कक्षा 2 और कक्षा 5 से कुल 18 राक्षस जानवर भी प्राप्त किए। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उसने उन्हें स्वयं मार डाला, ये कहा जा सकता है कि उसने एक भरपूर फसल काटी थी। राक्षस जानवरों की लाशें खोने वाले वर्ग के चेहरे बेहद भद्दे थे। किम यून को जो क्विक एप की लाश मिली थी वह सबसे कीमती थी। वह 7वीं श्रेणी का एक राक्षसी जानवर था। लौटते समय डिंग तियानचुन ने उसे क्विक एप की लाश दे दी। सभी ने एक और दिन का इंतजार किया, लेकिन कुई हुई और तीसरी कक्षा के छात्र अभी भी वापस नहीं आए। इसी बीच उन्होंने एक और लाल रंग का विशालकाय चील हवा में तेज रफ्तार से उड़ता हुआ देखा। वह 8वीं श्रेणी का जानवर था। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के बाहरी क्षेत्रों में 8वें और 9वें चरण के राक्षस जानवर लगातार दिखाई दे रहे हैं। अंदर जरूर कुछ हुआ होगा, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तुम लोग पहले हुआ लिंग वू अकादमी लौट जाओ। ये कहकर प्रिंसिपल झांग अकेले ही जंगल की गहराई में प्रवेश कर गए। सभी शिक्षक और छात्र जल्दी से हुआ लिंग वू अकादमी में लौट आए। आधे दिन बाद वे हुआ लिंग मार्शल आर्ट स्कूल लौट आए। यांग शियुए ने किम यून को वह लिंग चोटी की तलहटी तक पहुंचाया। हुआ लिंग चोटी हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी का सबसे ऊंचा पर्वत था। यह मार्शल आर्ट्स अकादमी के सबसे भीतरी क्षेत्र में स्थित था। ये 10,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था और इसकी चोटी साल भर बर्फ से ढकी रहती थी। यहाँ बहुत ठंड थी। चोटी खड़ी और ऊबड़ खाबड़ थी। उसे खुद ही चढ़ना पड़ा। मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर मौजूद किम यून के लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। हालांकि शिखर तक पहुंचने में उसे कई घंटे लग गए। पहाड़ की चोटी बेहद ठंडी थी। हर तरफ बर्फ और बर्फ उड़ रही थी और हवा चाकुओं जैसी तेज थी। किम यून ने आकाश में 9 सूर्यों को देखा और 9 मंजिला बर्फ की मीनार की ओर चल पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, हालांकि सूर्य तो कुछ ही हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही गर्म है, बाकी 8 तो बस रोशनी बिखेर रहे हैं। कितनी अजीब बात है। चूंकि टावर बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए ये बर्फ के टावर जैसा लग रहा था। जैसे ही किम यून बर्फ के टावर में दाखिल हुआ, उसने एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग को देखा जो अपने अंतिम वर्षों में था। उन्होंने प्रिंसिपल झांग द्वारा दिया गया Z टोकन निकाला, उसे आगे बढ़ाया और कहा, नमस्ते वरिष्ठ, मैंने 9 यांग स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। बूढ़े व्यक्ति ने Z की पट्टिका ली और धीरे से कहा, 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यू सबसे ऊपर है। ऊपर जाने के बाद धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, मैं व्यू को सक्रिय कर दूंगा। अब से 10 दिन बाद यह निर्माण रुक जाएगा और आपको जल्द से जल्द ये स्थान छोड़ना होगा। किम यून ने सिर हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर चला गया। जब वह सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन पर कई आकृतियां बनी हुई हैं। वह नीचे बैठ गया और ध्यान से देखने लगा, यहाँ तक कि उसे अपने हाथ से सहला भी रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यह 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यू कई रहस्यमय आकृतियों से बना है। ये आकृतियां कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। अध्याय 42 9 यांग आत्मा अभिसरण सरणी। किम यून ने चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने बांस का स्क्रॉल निकाला जिस पर 36 स्पिरिट प्रिंट लिखा था और उसे खोला। निश्चित रूप से उसने कुछ स्पिरिट प्रिंटों को उद्धृत करने के लिए 9 यांग स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे का उपयोग किया। मुझे तो बस शिलालेख के कुछ हिस्से ही दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मुझे यह इतना जाना पहचाना लग रहा है। किम यून मन ही मन खुश हुआ। फिर वह इस तल पर आगे पीछे घूमता रहा और आत्मा के शिलालेखों की स्थिति याद करता रहा। फिर उन्होंने कागज का एक और टुकड़ा निकाला और जल्दी से उस पर संपूर्ण 9 यांग आत्मा अभिसरण सरणी का चित्र बना दिया। अचानक ऊर्जा में उतार चढ़ाव की एक मजबूत लहर महसूस की जा सकती थी, क्योंकि बड़ी मात्रा में 9 यांग ऊर्जा को जल्दी से सरणी में इंजेक्ट किया गया था। 9 यांग आत्मा अभिसरण सरणी सक्रिय किया गया था। किम यून जल्दी से पैर मोड़कर बैठ गया। उसने 9 यांग ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए काली यांग युक्ति का प्रयोग शुरू कर दिया। मार्शल बॉडी के 5वें स्तर में कदम रखने के बाद आपको अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित और मजबूत करने के लिए आंतरिक क्यूई को लगातार संघनित करने की आवश्यकता होती है। यांग शियुए ने उसे पहले बताया था कि जब वह मार्शल बॉडी स्टेज के 5वें स्तर पर था तो वह मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर तक पहुंचने से पहले अपने शरीर में बोन मेरिडियन, हॉट मेरिडियन और सोल मेरिडियन बना सकता था। किम यून ने कंपन करती आंतरिक तात्विक ऊर्जा को देखा और मन ही मन सोचा, मेरे पास 9 यांग आध्यात्मिक नाड़ी के बराबर प्रतिभा है। हालांकि चूंकि मेरे पास 2 आंतरिक तात्विक ऊर्जाएं हैं, इसलिए मुझे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यह मुझे और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। 10 दिन जल्दी ही बीत गए। 9 यांग आत्मा अभिसरण सरणी में किम यून ने 9 यांग ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया था। यह उस मात्रा के बराबर थी जो उसने 2 वर्षों में अवशोषित की थी। जब विशाल संरचना रुक गई तो किम यून अनिच्छा से सीढ़ियों से नीचे चला गया। वह आगे तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन उसकी 2 तात्विक ऊर्जाएं काफी बढ़ गई थीं। मुख्य बात यह थी कि अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा। पिछली बार उसे किन डेरन के डेंटियन शॉट का जबरदस्त झटका लगा था, लेकिन उसकी तात्विक ऊर्जा पूरी तरह से सुरक्षित थी। अपनी तात्विक ऊर्जा पर लगे आघात के कारण ही वह अपनी रक्षा कर पाया था। इसलिए भले ही उसने अपनी अधिकांश आंतरिक ऊर्जा खर्च कर दी हो, फिर भी यह प्रयास सार्थक था। इसके बाद मुझे मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर तक पहुंचने से पहले 3 महान शास्त्र बनाने होंगे। हालांकि मैं अभी मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर नहीं हूं, लेकिन जब 6ठे स्तर पर एक मार्शल कलाकार का सामना करूंगा तो भले ही मैं जीत न पाऊं, पर हारूंगा नहीं। किम यून बर्फ के टॉवर से बाहर निकला और बाहर बर्फ से नहाया।
उसने साफ सफेद कपड़े पहने और वुलिंग चोटी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब वह हुआ लिंग पीक से नीचे आया तो उसने दूर से यांग शियू को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिससे वह कुलीन और शांत दिख रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आप समय पर आए हैं। यांग शियूए ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे एकमात्र अनमोल छात्र हो, जाहिर है मुझे तुम्हारी देखभाल करनी होगी। इसके अलावा मैं हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में मास्टर वेई की उपस्थिति को लेकर चिंतित हूँ। क्या वो अभी तक गया है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वे वेई जुवानकुन के सिंबल मास्टर बनने की खुशी में एक भोज का आयोजन कर रहे हैं? अभी तो खुला नहीं है। किन यून मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये तो बस ताबीज बनाने का काम है, इसमें क्या बड़ी बात है। यांग शियू ने चुपके से अपने होंठ सिकोड़ लिए। सच कहूं तो किन यून की नज़र में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए जब तक वे कोई प्रतीक रच पाते तब तक ये जश्न मनाने लायक था। उसने कहा, मास्टर वेई ने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया है, इसलिए उन्होंने इसे अब तक टाल दिया है। उन्होंने हमें भी बुलाया है। क्या आप जा रहे हैं? किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको मुफ्त में खाने पीने का मौका मिल रहा है तो आप क्यों नहीं जाते? आखिरकार ये मास्टर वेई हैं, वे मेहमानों के मनोरंजन के लिए अच्छी शराब और व्यंजन जरूर परोसेंगे। उसने बर्फ के शिवालय पर 10 दिन तक साधना की। हालांकि आत्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के बाद उसे भूख नहीं लगती थी, फिर भी वह स्वादिष्ट भोजन का बहुत शौकीन था। यांग शियू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने कहा, ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। मैंने सुना है कि ये सभी व्यंजन उच्च गुणवत्ता वाले हैं और इनका स्वाद जरूर लाजवाब होगा। जब समय आएगा तो हम 2 कप पियेंगे और इस भोज में आपको स्पिरिट एम्बलम के सफल निर्माण के लिए बधाई देंगे। किन यून और यांग शियू बातचीत करते हुए झील के पास आए और नदी के किनारे टहलने लगे जो विलो पेड़ों से भरा हुआ था। गुरुजी, चूंकि यांग यूं को मैंने चोट पहुंचाई है, इसलिए वह अपने व्यक्तित्व के कारण इस मामले को कभी शांत नहीं होने देंगी। किन यून ने चिंता से कहा, वेई जुवानकुन को भी तुमने घायल किया था, वह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? यांग शियू ने मना कर दिया, नहीं, उसने अंधेरे में अपना बदला लिया था। किन यून को ये बात याद आई और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आया। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर डिंग की चोटों का कोई और कारण है। यांग शियू को पहले से ही लग रहा था कि यह मामला संदिग्ध है। क्या प्रिंसिपल झांग वापस आ गए हैं? किन यून ने अपनी आवाज धीमी करते हुए चारों ओर देखा और पूछा। जब यांग शियू ने किन यून की हरकतें देखी तो उसे अंदाजा हो गया कि जरूर कुछ चौंकाने वाला हुआ होगा। वह जल्दी से उसे बांस के जंगल में अपने घर ले गई। प्रोफेसर डिंग और मैं अंदर एक घात में मिले। किन यून ने क्विकएप की लाश को बाहर निकाला और उसे हॉल के फर्श पर रख दिया। ये है। यांग शियू की भौहें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से एक पौला देखा और कहा, एक राक्षसी जानवर जिसका एक स्वामी है। इस क्विकएप के साथ लड़ाई में प्रोफेसर डिंग के घायल होने के बाद खोई हुई छात्रों के एक समूह के साथ बाहर आए। मुझे छात्रों ने घेर लिया और मुझ पर हमला कर दिया। प्रोफेसर डिंग और कुई हुई के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। जैसा कि किन यून ने यहाँ बताया, यांग शियू ने पहले ही कुछ चीजों का अनुमान लगा लिया था। डीन झांग 2 दिन पहले वापस आ गया था। उसे कुई हुई और बाकी छात्र नहीं मिले। यांग शियू ने प्रश्नवाचक दृष्टि से किन यून की ओर देखा तो किन यून ने सिर हिलाया। मैंने छात्र और कुई हुई दोनों को मार डाला। किन यून ने आह भरी और उसे बताया कि क्या हुआ था। बस यूं मान लो कि ऐसा हुआ ही नहीं। प्रोफेसर डिंग किसी को नहीं बताएंगे। यांग शियू ने किन यून का सिर सहलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जल्दी से बताओ कि तुमने 9 यांग स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे में कैसा प्रदर्शन किया। किन यून ने यांग शियूए को 3 महान ग्रंथों की साधना के बारे में सलाह मांगने से पहले अपनी साधना के बारे में बताया। यांग शियू ने जब ये सुना तो वह संतुष्टि से मुस्कुराई और उन 3 महान शास्त्रों के बारे में बात करने लगी जिन पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता थी। किन यून ने बहुत ध्यान से सुना और समय समय पर कुछ प्रश्न पूछे। देर रात तक यांग शियू ने अपना पाठ समाप्त नहीं किया था और वह आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई थी। रात में किन यून ऊर्जा से भरपूर था। उसने आराम नहीं किया और तावीज बनाने में लग गया। खुई हुई द्वारा प्रयुक्त वज्र ताबीज इतना शक्तिशाली था कि वह स्केल स्टील टाइगर को भी घायल कर सकता था। उसने बांस के उस स्क्रॉल से एक बिजली का रून निकाला जिसमें आत्माओं के पैटर्न दर्ज थे। फिर उसने प्रतीक पत्र पर चित्र बनाया। कुछ असफलताओं के बाद अंततः वह थंडर सिगिल बनाने में सफल हो गया। अग्नि ताबीज बनाने के अपने अनुभव के साथ किन यून के लिए अन्य ताबीज बनाना बहुत आसान हो गया। मैं केवल निम्न श्रेणी के स्पिरिट रून्स तैयार कर रहा हूँ, जबकि खुई हुई उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी के थंडर रून्स का उपयोग कर रहा है। किन यून ने अपने द्वारा बनाए गए बिजली के प्रतीकों को देखा और बेहद संतुष्ट महसूस किया। जैसे जैसे मेरी साधना बढ़ेगी, मेरी मानसिक शक्ति भी काफी बढ़ेगी। अभी मैं पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अग्नि तावीज भी बना रहा हूँ। बाद में आराम करने से पहले उन्होंने एक और अग्नि ताबीज बनाया। भोर होते ही हुआ लिंग मार्शल आर्ट स्कूल का सबसे बड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र शोर और उत्साह से भरा हुआ था। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस स्क्वायर में कई लोग कुर्सियां हटाने और एक भव्य भोज की तैयारी में व्यस्त थे। मास्टर वेई ने अपने बेटे की जीत का जश्न मनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। साथ ही इस जश्न के जरिए वेई जुवानकुन को किन यून से मिली अपनी प्रतिष्ठा की भरपाई करने का मौका भी मिला था। शाम को 9 सूर्यों ने आकाश को लाल रंग में रंग दिया। हुआ लिंग मार्शल आर्ट स्कूल के मार्शल आर्ट्स अभ्यास मैदान में कई सुंदरियां और कई अधिकारी थे। स्पष्टतः मास्टर वेई का बहुत ऊंचा स्थान था। किन यून और यांग शियू भी आए थे। वे पीछे बैठे थे, लेकिन मास्टर वेई ने उन्हें आगे बुलाने के लिए लोगों को भेजा था।
जाहिर था कि उनके इरादे बुरे थे। अध्याय 43 भोज शुरू हुआ। मास्टर वेई ने एक चमकदार सुनहरा परिधान पहना हुआ था और वह बेहद आलीशान था। उनका चौकोर चेहरा मुस्कुराहटों से भरा हुआ था। वे सामने बने मार्शल स्टेज पर गए और विनम्रता से बोलने लगे। गुरु वेई अपनी मनुहार समाप्त करने के बाद वे वेई जुवानकुन के पास गए। उन्होंने बिल्कुल अपने पिता की तरह सुनहरे रंग का आलीशान वस्त्र पहना हुआ था। इसके अलावा उनकी कमर में एक तलवार लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मिक खजाना हो। वेई जुवानकुन ने आतिशबाजी शुरू करने से पहले ढेर सारी शुभकामनाएं भी दीं। आतिशबाजी के बाद मंच के नीचे सभी अतिथियों ने खुशी से गाना गाया और नृत्य किया। विभिन्न संप्रदायों के कई शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति वेई जुवानकुन और मास्टर वेई को बधाई देने के लिए आगे आए। किन युन ने यांग शियुए के साथ खाना पीना जारी रखा। वैसे भी उसे पैसों की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा प्रिंसिपल झांग हुआ लिंगवू अकादमी में थे, इसलिए मास्टर वेई को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यांग शियू ने आज रात सिर्फ सादे कपड़े पहने थे। उसने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी थी और कुछ प्याले शराब पीने के बाद उसके खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी लाली उभर आई, जिससे उसकी मनमोहक खुशबू फैल गई। मास्टर वेई ने शराब का प्याला थामा और कुछ कदम तैरते हुए किन युन के पास पहुंचे। वे खिलखिलाकर हंसे और बोले, किन युन कुन, एर को हराकर तुमने नन्हे युन को हरा दिया और 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह में प्रवेश की योग्यता प्राप्त कर ली। तुम्हें नए छात्रों में नंबर 1 प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। इस रात्रिभोज में शामिल होने के लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। यद्यपि मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र शोर से भरा हुआ था, मास्टर वेई की आवाज, जो न तो धीमी थी और न ही जल्दबाजी में थी, सभी ने सुनी। मास्टर वेई ने कितने विनम्र शब्द कहे थे और किन युन को टोस्ट भी किया था। उनकी इस उदारता के कारण कई लोगों ने बार बार उनकी प्रशंसा की। किन युन जल्दी से उनके लिए टोस्ट करने के लिए उठे और मुस्कुराते हुए बोले, मास्टर वेई, आप बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हैं। हम सब हुआ लिंगवू युआन के छात्र हैं। चूंकि सीनियर वेई ताबीज बनाने में सक्षम हैं, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हुआ लिंगवू युआन का सम्मान है। बेशक मैं आना चाहता हूँ। उसकी स्पष्ट हंसी पूरे मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में गूंज उठी। उसकी आंतरिक क्यूई की शक्ति ने कई पुराने अधिकारियों को मन ही मन डरा दिया। जब से किन युन हुआ लिंगवू प्रांगण में दाखिल हुआ था, पुराने अधिकारियों ने उसे नहीं देखा था। अब जब उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा था, तो वे चिंता से बच नहीं सके। तभी एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग वहां आया। उसने बैंगनी सोने का ब्रोकेट का लबादा पहना हुआ था और उसकी कमर में एक जेड पेंडेंट लटक रहा था। किन युन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए उसका रौबदार अंदाज साफ दिखाई दे रहा था। ये सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी यान का ड्यूक था, यांग युन का दादा। पास आकर उसने मास्टर वेई से कहा, बूढ़े वेई, तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। इस बच्चे को बचपन से ही एक शैतान औरत ने पढ़ाया है और हालांकि हमने उसकी 4 आत्माशिराएं निकाल ली थीं, फिर भी हम उसे राक्षसी तकनीकों में साधना कराने में कामयाब रहे। यही वजह है कि उसने अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल की हैं। पुराने अधिकारियों और कुलीन परिवारों का समूह यान के ड्यूक की सहायता के लिए आगे आया और कहा कि किन युन बादलों में राक्षसी कलाओं का अभ्यास करता है। किन युन जानता था कि आज का दिन इतना आसान नहीं था। अनुभवात्मक शिक्षा के दौरान उस पर और डिंग तियानचुन पर क्विक और कुई हुई ने हमला किया था। इसका संबंध मास्टर वेई से था। अब वह जान गया था कि मास्टर वेई भी उन पुराने अधिकारियों की तरह ही पाखंडी थे। प्रिंसिपल झांग पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, किन युन हमारी हुआ लिंगवू अकादमी का छात्र है। वह राक्षसी कलाओं की साधना नहीं करता। वह जिस रहस्यमय सूर्य कला की साधना करता है, वह उसे शिक्षक यांग ने दी है। बाद में उसने जो मार्शल आर्ट सीखी, वे थे धधकती हुई प्रकाश मुट्ठी और उग्र मेघ चरण। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं। यान के ड्यूक ने जब प्रिंसिपल झांग की आवाज सुनी, तो उनके चेहरे पर तुरंत चिंता के भाव उभर आए। उन्होंने जीभ चटकाई और आह भरी, प्रिंसिपल, हालांकि आपकी बातें सच्ची हैं, फिर भी आप जनता को यकीन नहीं दिला पा रहे हैं। शायद आपको ये पता न हो, लेकिन उस समय तियानकिन में हर कोई मानता था कि किन युन राक्षसी कलाओं का अभ्यास करता था। आपके एकतरफा बयान पर यकीन करना मुश्किल है। इसके अलावा किन युन की वजह से ही हुआ लिंगवू अकादमी की प्रतिष्ठा इतनी खराब हो गई है। अन्य मेहमानों के हाव भाव को देखते हुए यांग शियू को पता था कि उन्होंने पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर ली थी और भोज का उपयोग हुआ स्पिरिट मार्शल स्कूल पर दबाव बनाने के लिए किया था। भले ही इस बार किन युन नहीं आया, फिर भी वह हंगामा खड़ा कर देगा। तो फिर तुम क्या सोचते हो? किन युन को मार डालो। प्रिंसिपल झांग हंसे। उनका स्वर ठंडा हो गया जब उन्होंने कहा, अगर मैं हजारों लोगों को वेई जुवानकुन की राक्षसी कला का प्रचार करने के लिए भेज दूं, तो पूरा देश सोचेगा कि वह जल्द ही इसे सीख रहा है ना? हर कोई इस बात से हैरान था कि राष्ट्रपति झांग किन युन की रक्षा क्यों करना चाहते थे। उनकी नजर में डीन झांग को हुआ लिंगवू अकादमी की प्रतिष्ठा की खातिर किन युन को छोड़ देना चाहिए था। ड्यूक यान ने भविष्यवाणी की थी कि राष्ट्रपति झांग किन युन की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने शांति से कहा, ये कैसा रहेगा? किन युन को 1 घंटे के लिए एक और भी शक्तिशाली साधक के साथ युद्ध करने दो। इस 1 घंटे में उसने अत्याचार का सामना किया और किसी भी शैतानी कला का प्रयोग नहीं किया, जिसका अर्थ है कि वह निर्दोष है। ये तरीका क्रूर हो सकता है, लेकिन इससे ये प्रभावी रूप से परखा जा सकता है कि वह राक्षसी कला का अभ्यास करता है या नहीं। प्रतियोगिता के दौरान वह यातना सहन नहीं कर पाएगा और शायद शैतानी कलाओं को दबाकर उन्हें मुक्त न कर पाए। अगर उसने सचमुच कोई राक्षसी कला का इस्तेमाल किया है, तो हम वादा करते हैं कि हम उसे मारेंगे नहीं, हम उसे सिर्फ देश से निकाल देंगे। ड्यूक ऑफ यान द्वारा प्रस्तुत विचार को कई लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ।
यांग शियू ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसकी बात सुनी और ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे ये भी संदेह है कि आप सभी एक राक्षसी कला में साधना कर रहे हैं और मैं इस कला का उपयोग करके आप सभी का परीक्षण कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप सभी के साथ युद्ध करूंगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी और स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल से आई थी। उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी और कोई नहीं जानता था कि उसकी मार्शल स्पिरिट क्या है। यहाँ के ज्यादातर पुराने मार्शल आर्टिस्ट उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। वांग परिवार के एक मुखिया ने कहा, खैर हमने आज ही फैसला कर लिया है। अगर किन यून हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो हम स्कूल छोड़ देंगे। हमें इस अकादमी से भी हट जाना चाहिए और इस अकादमी को छोड़ देना चाहिए जो शैतानों की मेजबानी कर रही है, ताकि हम किसी अन्य साम्राज्य के डोजो में चले जाएं। किन यून की राक्षसी कलाएं इतनी शक्तिशाली हो गई हैं कि उन्होंने नए छात्रों के सारे संसाधन छीन लिए हैं। ये बहुत अन्याय है। हम अकादमी से बाहर ही निकल सकते हैं। दूसरे देशों की मार्शल आर्ट अकादमियां भी हुआ लिंग वू अकादमी से बदतर नहीं हैं। और तो और यहाँ के शिक्षक और डीन शैतान की रक्षा कर रहे हैं। एक शिक्षक ने कहा, शिक्षक होने के नाते हम अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो हम भी चलते हैं। बड़े परिवारों के मुखिया और कुछ शिक्षक एक साथ चिल्लाए। राष्ट्रपति झांग के चेहरे पर बेहद भद्दा भाव था। उन्हें पता था कि ये लोग जरूर ऐसा कर पाएंगे। अब उनके पास बस किन यून को पीछे हटने के लिए मनाने का ही विकल्प था। किन यून ने अचानक पूछा, तुमने मुझसे मुकाबला करने के लिए किसे चुना है? अगर तुम एक शक्तिशाली योद्धा न होते तो मैं इसे स्वीकार कर सकता था। यान के ड्यूक ने हंसते हुए गर्व से कहा, यह मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर का एक मार्शल कलाकार है। ये केवल 18 वर्ष का है और अभी अभी लिंग जुवान वू अकादमी से लौटा है। यह मेरा पोता यान किंग्यू है। यान किंग्यू के पास 4 सूर्य आध्यात्मिक नाड़ी और प्लेटिनम तलवार मार्शल स्पिरिट थी। उसने हुआ लिंग आध्यात्मिक मार्शल अकादमी में जल्दी प्रवेश लिया था और लिंग जुवान वू अकादमी द्वारा चुना गया था। कौन जानता था कि वह पहले से ही मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर पर था। एक छात्र ने कहा, लिन जुआनवू अकादमी, तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी और स्टार ब्लैक मार्शल अकादमी, जिन्हें 3 गहन मार्शल अकादमियों के रूप में भी जाना जाता है, वे सभी समान रूप से शक्तिशाली थे। यान के ड्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम प्रतियोगिता में अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किन यून, अगर तुम हमारी परीक्षा पास कर सको और साबित कर सको कि तुम कोई राक्षसी योद्धा नहीं हो तो हम घुटने टेककर तुमसे माफी मांगेंगे। हम तुम्हें 1 लाख क्रिस्टल सिक्कों का मुआवजा भी देंगे। ठीक है, मैं सहमत हूँ, किन यून ने कहा। अध्याय 44। यांग शियुए ने किन यून को अपने पास खींच लिया था क्योंकि उसने यान किंग्यू के बारे में सुना था और जानती थी कि वह बहुत शक्तिशाली है। उसने लोगों के समूह को देखा और कहा, किन यून, अपनी प्रतिभा से आप डोजो में न रहते हुए भी महान चीजें हासिल कर सकते हैं। किन यून ने कहा, गुरुजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं यह न केवल अपने लिए कर रहा हूँ बल्कि दूसरों को भी यह बताने के लिए कर रहा हूँ कि आपने शैतान को नहीं बचाया है और आपका छात्र अत्यंत उत्कृष्ट है। उनकी शांत आवाज में अदम्य अहंकार था। जब यांग शियुए ने किन यून के दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास को देखा तो उसने हल्की सी आह भरी और उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे वह मार्शल स्टेज तक चल सका। यान के ड्यूक ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस 1 घंटा सहना होगा। इस 1 घंटे में न हार माननी होगी, न गिड़गिड़ाना होगा, और तो और जिंदगी और मौत का फैसला तो आसमान ही करेगा। उसने मास्टर वेई की ओर देखा और आगे कहा, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मैं मास्टर वेई से अनुरोध करता हूँ कि वे एक संरचना सक्रिय करें। 1 घंटे बाद तक कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। अचानक भीड़ जयकार करने लगी। यान किंग्यू उस जगह से बाहर नहीं निकला, बल्कि वह गिरे हुए पत्ते की तरह युद्ध के मंच पर उतरा। उसका हल्कापन वाकई काबिले तारीफ था। उसने नीले रंग के तंग कपड़े पहने थे, उसका चेहरा सुंदर था, तिरछी भौहें और आंखों में चमक थी। किन यून को देखते हुए उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। मास्टर वेई ने युद्ध मंच के चारों ओर कई छोटे झंडे लगा दिए और जल्द ही एक संरचना तैयार हो गई। जब यान के ड्यूक और कुछ पुराने अधिकारियों ने देखा कि यह काम पूरा हो गया है तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। वे दिल खोलकर हंसे और एक दूसरे को टोस्ट दिए। वे इतने खुश थे मानो उन्होंने किन यून को मरते हुए देखा हो। यान यूं सबसे ज्यादा खुश थी जब उसने किन यून को जहरीली नजरों से देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कुन, क्या किन यून का अंत हो गया है? किंग्यू तुम्हारा भाई है, तुम उसकी ताकत नहीं जानते। जुवानवू अकादमी एक ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी थी। अंदर के छात्र बेहद डरावने थे और मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर मौजूद किन यून उनसे निपट नहीं सकता था। भले ही तुम मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर हो, तुम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि अपने भाई का सामना करते समय तुम घायल नहीं होगे। वेई जुवानकुन भी खुशी से झूम रहा था। किन यून, जिससे वह दिलों जान से नफरत करता था, एक भयानक मौत मरने वाला था। प्रिंसिपल झांग के चेहरे पर गंभीरता और भावहीनता थी। उन्होंने 1 घंटे की रेतघड़ी निकाली और उसे पलटकर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की। बेशक इसे मार्शल आर्ट प्रतियोगिता नहीं माना जा सकता क्योंकि यान किंग्यू की ताकत किन यून के लिए बहुत अधिक थी। जब तक किन यून 1 घंटे तक सहन कर सकता था और किसी भी राक्षसी कला का उपयोग नहीं करता था, तब तक हर कोई यह मान लेगा कि वह निर्दोष था। यान किंग्यू यान कबीले का सदस्य था। उसने उड़ते हुए निगलने के कदमों में बहुत महारत हासिल कर ली थी। जैसे ही उसने शुरुआत की, वह अचानक चमक उठा और उड़ गया, अपने साथ एक प्रतिबिंब भी ले गया। जब वह किन यून से 2 मीटर दूर था, उसने अपनी हथेली उठाई और एक जोरदार आंधी छोड़ी।
उसकी आंतरिक ऊर्जा उस आंधी में मिल गई और वह किन यून पर गरजा। इतना तेज, मुझसे भी कहीं ज्यादा तेज। जब किन यून ने यान किंग्यू को हमला करते देखा तो वह घबरा गया। उसने तुरंत दांत पीस लिए और बस विरोध ही कर सका। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके शरीर पर चाकू जैसी तेज हवा चली जो अनगिनत तेज ब्लेडों की तरह उसके शरीर पर वार कर रही थी, जिससे उसके कपड़ों पर कई दरारें पड़ गईं। सौभाग्य से उसने संचित आंतरिक ऊर्जा को अपनी मांसपेशियों में स्थानांतरित कर दिया, जिससे वे तनावग्रस्त और कठोर हो गईं। अन्यथा उसका शरीर घावों से भर जाता। यद्यपि वह इसे रोक सकता था, फिर भी उसे पीछे हटने और व्यूह रचना द्वारा बनाई गई हवा की दीवार के सहारे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। यान के ड्यूक ने लंबी हंसी हंसी और एक धर्मी चेहरे के साथ कहा, किंग्यू में तलवार चलाने की भावना है। वह अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है और तलवार की क्यों छोड़ सकता है। अब किन यून को अपनी राक्षसी कलाएं छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए उसे अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। वह किन यून को तुरंत नहीं मारेगा क्योंकि वह सबको मना नहीं पाएगा। मार्शल बॉडी क्षेत्र का छठा स्तर शक्तिशाली आंतरिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन यान किंग्यू ने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया था। तुमने पहले छोटी बहन यून को घायल किया था, अब मैं उसकी जगह तुम्हें 10 गुना बदला दूंगा। यान किंग्यू ने व्यंग्य किया और हाथ हिलाकर एक बवंडर भेजा जिसने किन यून को उड़ा दिया। जब किन यून के शरीर को लपेटा गया तो उसे तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उसके शरीर में सुइयां चुभ रही हों। वह दर्द से चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। इसके बाद यान किंग्यू ने अपनी हथेली से एक तेज तलवार क्यूई को काट दिया। तलवारों की किरणों ने उस जगह को ऐसे ढक लिया मानो हजारों सुइयां उसकी हड्डियों में चुभ रही हों। दर्द से किन यून पागलों की तरह चीख पड़ा। यान यून खिलखिलाकर हंस रहा था, जबकि वेई जुआनकुन खुशी खुशी एक कटोरा शराब पी रहा था। पुराने अधिकारी खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि किन यून का सफाया हो गया है और वे बहुत खुश हुए। यांग शियू ने ये देखकर अपनी मुठियां भींच लीं। उसका चेहरा बर्फ से सना हुआ था और दांत भींचे हुए थे। उसके दिल में गुस्से की एक लहर उमड़ पड़ी। जब यान किंग्यू ने देखा कि किन यून संघर्ष करने में असमर्थ है तो उसने अपनी हथेली से उसके पेट पर जोरदार वार किया। उसके डेंटियन पर जोरदार प्रहार से किन यून उड़ गया। वह व्यूह की दीवार से टकराया और खून की उल्टी करने लगा। तुरंत ही चौक में मौजूद हजारों लोग चिल्ला उठे। कुछ लोगों को अफसोस हुआ, कुछ लोगों को उत्साह हुआ और कुछ लोगों को असहाय महसूस हुआ। चूंकि यान किंग्यू की हथेली बहुत भारी थी, किन यून के पास किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं थी। उसके दांतियान में आंतरिक तात्विक ऊर्जा निश्चित रूप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। सभी को लगा कि भले ही वह न मरे, लेकिन उसके शरीर का निचला हिस्सा तो बिस्तर पर ही रहेगा। 15 साल का एक मार्शल शरीर 5वीं मंजिल पर, फिर भी वो इस तरह गिरने वाला था। भीड़ भावुक होकर आहें भर रही थी। यांग शियुए भावशून्य होकर देखती रही। पहले हुए हथेली के प्रहार ने उसके दिल को झकझोर दिया था। जब उसने किन यून को धीरे धीरे खड़ा होते देखा, तभी उसने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि किन यून का शरीर बहुत शक्तिशाली है। उसने 10 दिनों तक स्वर्गीय सिंह झील में खुद को डुबोया था। काफी प्रशिक्षण के बाद उसकी दृढ़ता इतनी आसानी से पराजित नहीं होने वाली थी। किन यून को खड़ा देखकर दर्शकों ने एक हल्की सी चीख निकाली। ये बहुत आश्चर्य की बात थी। ठीक है, देखती हूँ तुम कितनी देर टिक पाओगी। यान किंग्यू के चेहरे पर ठंडक छा गई और वह आगे बढ़ी मानो उसे कोई जोरदार उकसावा मिला हो। तलवार की तरह उसकी आंतरिक शक्ति बवंडर की तरह बही और किन यून को हवा में उठा लिया। किन यून का शरीर तलवारों की किरणों से ऐसे घिरा हुआ था मानो उन्हें कांटों वाली लताओं ने लपेट लिया हो। तलवारों की किरणें उसकी हड्डियों में लगातार घुसती जा रही थीं। रुको। हालांकि किन यून बहुत दर्द में था, फिर भी वह शांत था। उसने जल्दी से रहस्यमय यांग रणनीति का इस्तेमाल किया और अपनी 2 तात्विक ऊर्जाओं को घुमाना शुरू कर दिया। उन्हें आंतरिक ऊर्जा में संघनित कर दिया जो उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी आंतरिक शक्ति नष्ट नहीं होगी। किन यून ने अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली आंतरिक शक्ति को नियंत्रित किया तथा उसकी हड्डियों को कठोर बनाने के लिए अस्थि मज्जा में पहुंचने से पहले उसने अस्थि भेदी तलवार की किरणों को एक साथ जोड़ दिया। यांग शियुए ने पहले कहा था कि अस्थि शोधन शास्त्र को संक्षिप्त करने का सबसे तेज तरीका शरीर को उत्तेजित करना था। आमतौर पर वह औषधीय तरल बनाने के लिए बहुमूल्य औषधीय सामग्री और उच्च श्रेणी के पशु रक्त का उपयोग करता था और अपने पूरे शरीर को भिगोने के लिए इसका उपयोग करता था। किन यून के पास औषधीय स्नान करने की परिस्थितियां नहीं थीं। वह केवल इसी विधि का उपयोग कर सकता था। उसने यान किंग्यू की ओर देखा और मन ही मन चुपचाप कहा, आत्मसंतुष्ट मत होइए, मैं अस्थि सूत्र बनाने के लिए आपकी तलवार ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ। बूम! यान किंग्यू अपनी तलवार किससे किन यून पर कहर बरपाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किन यून कोई रेत का थैला हो और वह लगातार उस पर वार कर रही थी। उसकी ताकत हर बार बढ़ती जा रही थी। ये दृश्य देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई हो। वे यान किंग्यू के तरीकों से नहीं, बल्कि किन यून के मजबूत शरीर से भयभीत थे। जब भी किन यून को भारी चोट लगती तो सभी को लगता कि वह जमीन पर गिर पड़ा है। हालांकि वह अपने जर्जर शरीर को बार बार घसीटकर ऊपर ला सकता था। ऐसी दृढ़ इच्छाशक्ति ने कई लोगों को प्रशंसा से भर दिया। यांग शियू ने अपनी जैड जैसी मुठ्ठियां कस लीं। उसका दिल पसीने से भर गया और उसे मन ही मन दर्द का एहसास हो रहा था। वह कैसे नहीं देख पाई कि किन यून अस्थि शास्त्र की जालसाजी कर रहा था। हालांकि ये बहुत दुखद था। उसके पास ये देखने और चिंता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि किन यून किसी अनहोनी का शिकार हो जाएगा। पुराने अधिकारी जो पहले बहुत खुश थे, अब तनाव में थे।
सब कुछ उतना सुचारू रूप से नहीं चल रहा था जितना उन्होंने सोचा था। अध्याय 45 आंतरिक आत्मा। किन यूं की शारीरिक शक्ति ने पुराने अधिकारियों को चौंका दिया और उन्हें ईर्ष्यालु बना दिया। यदि वह सचमुच इस घंटे तक जीवित रह सकता तो इस बूढ़े अधिकारी की योजना विफल हो जाती। क्या ये 10 दिनों तक स्वर्गीय सिंह झील में भीगने का नतीजा है? स्वर्गीय सिंह झील में 10 दिनों की यातना उसने कैसे सहन की? डिंग तियानचुन ने धीमी आवाज में कहा। उनके शब्दों से कई लोग कांप उठे। सबको पता था कि यान किंगयू, जिसने किन यून को पागलों की तरह तबाह कर दिया था, दिव्य सिंह झील में भी घुस गया था। हालांकि वह रैंकर बाहर निकलने से पहले सिर्फ एक दिन ही वहां रहा था। वह अंदर ही अंदर लगभग मर ही गया था और अफवाहों के अनुसार किन यूं यांग शियुए के साथ ऐसे चली गई थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। यान किंगयू ने शुरू में सोचा था कि यह किन यून को जल्दी से अधीन करने का एक तरीका होगा। उसका ये भी मानना था कि अगर किन यून ने कोई राक्षसी कला नहीं भी सीखी हो तो भी वह उसे स्वीकार कर लेगा क्योंकि वह उसकी यातना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि मौजूदा किन यून ने झुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह दृढ़ निश्चयी था, दांत पीसता रहा और हर तरह का दर्द सहता रहा। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर बार जब उसे मिट्टी के ढेर में पटक दिया जाता तो वह फिर से खड़ा हो जाता। इस अदम्य इच्छा शक्ति ने कई लोगों को संक्रमित कर दिया था। कभी हार मत मानो, किन यून ने अपने दिल में दहाड़ते हुए कहा। जैसे ही वह बड़ी मुश्किल से रैंक कर ऊपर आया, यान किंगयू बेहद क्रोधित हुआ। उसने अखाड़े के नीचे खड़े यान के ड्यूक की तरफ देखा तो यान के ड्यूक ने सहमति में सिर हिलाया। इस दृश्य ने यांग शियू को तुरंत तनाव में डाल दिया। डिंग तियानचुन और प्रिंसिपल झांग का भी यही हाल था और उन्होंने भी तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे किन यून को यहाँ बर्बाद नहीं होने देंगे। यान किंगयू ने उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद किन यून पर हमला करने के लिए सभी प्रकार के मजबूत तरीकों का उपयोग कर सकता था। इस समय रेतखड़ी का आधे से अधिक भाग गायब था। किन यूं के खड़े होने के बाद यान किंगयू ने जोर से चिल्लाया, जैसे तलवार की किरणें बाहर निकलीं और एक छोटी तलवार में बदल गईं। आंतरिक शक्ति। किसी ने जोर से चिल्लाया और भीड़ तुरंत चिल्लाने लगी। धुंध से बनी छोटी तलवार आंतरिक शक्ति थी। शक्तिशाली आंतरिक शक्ति इस्पात को भेद सकती है, लोहे को तोड़ सकती है तथा पहाड़ियों को चकनाचूर कर सकती है। आंतरिक शक्ति वह शक्तिशाली शक्ति थी जिसका प्रयोग केवल मार्शल बॉडी के छठे स्तर पर ही किया जा सकता था। केवल 3 महान शास्त्रों का अभ्यास करके ही आंतरिक शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता था। एक खंजर जैसी आंतरिक शक्ति मुक्त हो गई जब उसने किन यून के पेट पर वार किया। किन यून चीखा जैसे उसे उड़ा दिया गया हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर ऐंठ गया। जैसे ही यांग शियुए दौड़कर वहां पहुंचने वाली थी, उसने किन यून की आंखों में, जो दर्द से सिकुड़ी हुई थी, एक चमक सी देखी। ये देखकर वह तुरंत रुक गई। छोटी तलवार की आंतरिक शक्ति ने जब किन यून के डेंटियन पर प्रहार किया तो आंतरिक शक्ति आंतरिक तात्विक ऊर्जा के आघात से नष्ट नहीं हुई, बल्कि वह आंतरिक तात्विक ऊर्जा के आघात में प्रवेश कर गई। जब आघात तरंग ने आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर लिया तो वह हिंसक रूप से हिलने लगा। किन यून ने सोचा था कि आंतरिक तात्विक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि छोटी तलवार की आंतरिक शक्ति आंतरिक तात्विक ऊर्जा द्वारा अवशोषित हो गई। यह उसके पूरे शरीर में कंपन करने लगी और उसकी हड्डियों में समा गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो। एक बार जब ये फट गया तो 2 आंतरिक क्यूई ने तुरंत 9 यांग आंतरिक क्यूई को जारी किया और चोटों को जल्दी से ठीक कर दिया। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन किन यून बेहद उत्साहित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि उसके डेंटियन में 2 तात्विक ऊर्जाएं तेजी से घूम रही थीं, कभी बड़ी कभी छोटी। सिकुड़ने के बाद वे अचानक फैल गईं, मानो सांस ले रही हों। आंतरिक युआन आत्मा आभा। किन यून बेहद उत्साहित था। जब वह अपनी आंतरिक शक्ति साधना पद्धति को परम सिद्धि तक विकसित कर लेगा तभी ऐसी घटना घटेगी। यदि यह उच्च स्तरीय साधना तकनीक होती तो ये बड़े सफलता स्तर पर आंतरिक तात्विक ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा को मुक्त करने में सक्षम होती। आंतरिक युआन आत्मा श्वास आंतरिक क्यूई को सांस लेने दे सकती है और जब ये सांस लेती है तो ये तेजी से घूमती है, जिससे आंतरिक क्यूई को और अधिक आध्यात्मिक क्यूई को छोड़ने और अवशोषित करने की अनुमति मिलती है। ऐसा कहा जाता था कि मार्शल बॉडी क्षेत्र के 8वें या 9वें स्तर पर ऐसे लोग थे जो आंतरिक तात्विक ऊर्जा प्राप्त करने में असमर्थ थे और किन यून उस तक पहुंच गए थे। यान किंगयू किन यून के पास आया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, इस बार तुम खड़े नहीं हो पाओगे, है ना? उसने किन यून की पीठ पर पैर रखा। दरअसल किन यून फिर कभी खड़ा नहीं हुआ। मुख्य बात ये थी कि वह अपनी तात्विक ऊर्जा को झकझोर रहा था। वह अपने शरीर के हर हिस्से में अपनी आंतरिक शक्ति की तरंगे लगातार भेज रहा था ताकि उसकी मांस हड्डियां कठोर हो जाएं। यही अस्थि निर्माण शास्त्र का सार था। मुझे बताओ, क्या तुमने किसी राक्षसी तकनीक का प्रशिक्षण लिया था? यान किंगयू ने ठंडे स्वर में पूछा। यांग शियुए अचानक चिल्लाया, यदि किन्यू मर जाता है और आप ये साबित नहीं कर सकते कि उसने राक्षसी कलाओं की साधना की थी तो मैं, यांग शियुए, आपको अपने खून से इसका भुगतान करवाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। उसकी ठंडी आवाज हड्डियों को छेदने वाली हत्या की मंशा के साथ पूरे मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान में गूंज उठी। इससे सभी को ठंड का एहसास होने लगा। हमारा हुआ लिंग मार्शल आर्ट स्कूल किसी भी छात्र को इस तरह मौत के घाट नहीं उतरने देगा। मैं पहले ही मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रख चुका हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस छात्र को सताने वाला यहाँ से जिंदा न बच पाए। निर्देशक झांग की आवाज इतनी हल्की थी कि हर कोई सिहर उठा। मार्शल दाव दायरे, ये कैसी ताकत थी? वहां मौजूद किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि यह बेहद भयानक थी।
यदि किन युन की ऐसे ही मृत्यु हो जाती और राक्षसी कलाओं की साधना का कोई सटीक तरीका नहीं होता तो ड्यूक ऑफ यान और कंपनी को यांग शियुए और डीन झांग जैसे लोगों से काफी दबाव का सामना करना पड़ता। खासकर यांग शियू, उसका साधना आधार मार्शल बॉडी के 9वें स्तर पर था। अगर वह अपनी जान जोखिम में डालती तो ये बेहद भयानक होता। इसके अलावा वह तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी की छात्रा थीं। यान किंग्यू को भी काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। उस समय बुजुर्गों ने उसे बताया था कि किन यून को या तो राक्षसी कलाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था या ये स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था कि वह उन्हें विकसित करता है। हालांकि वर्तमान किन यून बहुत कठोर था। उसने न तो कोई राक्षसी कला का प्रयोग किया और न ही उसने इसे स्वीकार किया। यान किंग्यू किन यून को नहीं मार सकता था। अगर ऐसा न होता तो वह और उसके बुजुर्ग बच नहीं पाते। यदि 1 घंटा बीत गया और किन यून एक राक्षसी कला की साधना करने में विफल रहा तो ड्यूक ऑफ यान और अन्य पुराने अधिकारियों को घुटने टेककर किन यून से माफी मांगनी होगी। यान किंग्यू ने अपने दांत पीस लिए और आंतरिक शक्ति की एक और लहर छोड़ दी। तलवार जैसी आंतरिक शक्ति किन यून के शरीर में उसकी पीठ से प्रवेश कर गई। इस बार भी वैसा ही था। आंतरिक शक्ति कंपनों द्वारा अवशोषित हो गई और फिर उसके शरीर के हर हिस्से में पहुंचकर उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बना दिया गया। किन यून को मौजूदा हालात का अंदाजा था। यान किंग्यू ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की, वरना यहाँ आधे से ज्यादा लोग उसके साथ मर जाते। यहाँ तक कि मास्टर वेई भी मौत से बच नहीं पाएंगे। यांग शियुए और प्रिंसिपल झांग की ठंडी जानलेवा मंशा ने पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र को घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही किन यून की मृत्यु होगी वे यहाँ सभी को खून की नदी में बहा देंगे। इस दमनकारी माहौल के कारण कई लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। रात बहुत अंधेरी थी। तारे और चांद घने बादलों से ढके हुए थे, जिससे अंधेरा और भी गहरा हो गया था। हुआलिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी के मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस ग्राउंड में किसी ने कुछ खाया नहीं था। उनकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था और वे रेतगढ़ी में रेत को घूर रहे थे। मार्शल स्टेज पर यान किंग्यू कभी कभी अपनी आंतरिक शक्ति से किन यून पर प्रहार करता था। हालांकि किन यून ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने राक्षसी कलाओं की साधना की थी और पलटवार करने के लिए राक्षसी कलाओं का इस्तेमाल नहीं किया था। वह बेहोश नहीं हुआ और दर्द सहता रहा। 1 घंटा बीतने वाला था। अगर किन यून इस मुश्किल से बच निकलना चाहता था तो यान के ड्यूक और उसके पुराने अधिकारियों को घुटने टेककर अपनी गलतियां माननी पड़ती। ये हजारों लोगों के सामने घुटने टेकना था। हालांकि यान के ड्यूक और विश्वासघाती अधिकारियों का एक समूह षड्यंत्र रच रहा था और धूर्तता कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन यून में इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। अतीत में जो लोग उनके हाथों में पड़ जाते थे, चाहे वे कितने भी जिद्दी क्यों न हों, उन्हें हमेशा प्रताड़ित किया जाता था और जबरदस्ती अपना अपराध कबूल करवाया जाता था। हालांकि अब उनका ये कदम कारगर नहीं रहा। किन यून की 5 साल की कठिन साधना ने उन्हें कुलीनों में सबसे अधिक कमजोर इच्छाशक्ति और मजबूत विश्वास विकसित करने की अनुमति दी थी। वह इस समय सांस ले रहा था और अपनी आंतरिक शक्ति को लगातार अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर रहा था। अनजाने में धुंधले सुनहरे धागे बन गए थे, मानो वे सभी हड्डियों से जुड़े हुए हों। क्या यह अस्थि मध्य रेखा है? जमीन पर लेटे किन यून ने अपनी आत्मिक शक्ति से इसे महसूस किया। वह उत्तेजित महसूस कर रहा था। अध्याय 46 गलतियों की पहचान। किन यून अपनी आंतरिक शक्ति को अपनी हड्डियों में प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकता था। ये शक्ति आसानी से उसकी अस्थि मज्जा में प्रवेश कर सकती थी और उसकी हड्डियों को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती थी, जो और भी अधिक आघात को झेल सकती थी। हड्डियां शरीर का ढांचा थीं। अगर हड्डी मजबूत होती तो मांस रक्त भी मजबूत होता, आंतरिक अंग भी मजबूत होते और शरीर सुडौल बनता। अस्थि मेरिडियन वास्तव में शक्तिशाली है, बिल्कुल आंतरिक शक्ति के मेरिडियन की तरह। ये पूरे शरीर के मेरिडियन को नियंत्रित कर सकते हैं और आंतरिक शक्ति की शक्ति को तेजी से पूरे शरीर में प्रवाहित कर सकते हैं। किन यून ने आंतरिक तात्विक ऊर्जा की 2 धाराओं को अपने शरीर के हर हिस्से में तेजी से प्रसारित करने के लिए अस्थि मेरिडियन का इस्तेमाल किया। अस्थि मेरिडियन पूरी तरह से बन चुका था और आपस में जुड़ चुका था। हड्डियों के भीतर से विस्फोटक चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। किन यून को ऐसा लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसका दर्द तुरंत गायब हो गया क्योंकि प्रचुर मात्रा में आंतरिक ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। यान किंग्यू ने फिर आंतरिक शक्ति की एक और लहर छोड़ी जो तलवार में बदल गई। इस बार किन यून आगे बढ़ा। वह आंतरिक शक्ति के उभार से बचते हुए जमीन पर लौटने लगा। जब आंतरिक शक्ति जमीन पर उतरी तो कठोर पत्थर की पटिया टुकड़े टुकड़े हो गई। एक क्षण में किन यून उछल पड़ा और अपने हाथों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करके पवन श्लेषर रूप धारण कर लिया। अब वह अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने और विंड श्लेषर मंत्र को निष्पादित करने में सक्षम था। इसका मतलब ये था कि उन्होंने प्रारंभिक चरण में ही विंड श्लेषर तकनीक का मंत्र सीख लिया था। शुरुआती दौर में एक उच्च कोटि की स्पिरिट रैंक मार्शल आर्ट को कम करके नहीं आंका जा सकता था। इसकी शक्ति बेहद भयानक थी। यान किंग्यू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन यून, जिसे आधे जीवन तक यातना दी जा रही थी, अचानक हिंसक रूप से कूद जाएगा। इसके अलावा जब उसने किन यून को लगभग 1 घंटे तक तबाह कर दिया तो उसके शरीर का उपभोग बहुत अधिक हो गया था। यान किंग्यू लिन जुवानवू अकादमी से निकला था, इसलिए अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने पर उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। उसने तुरंत अपने बचाव के लिए अपनी शेष आंतरिक क्यूई को प्रसारित किया।
उसने अपने हाथों को पार कर लिया क्योंकि आंतरिक शक्ति ने किन यून के दोहरे ब्लेड को रोकने के लिए एक ढाल बनाने के लिए बाहर निकला। किन यून ने दोनों हाथों से वार किया और एक कंपनयुक्त आंतरिक शक्ति उमड़ पड़ी। इसने आंतरिक शक्ति की एक झुलसा देने वाली ज्वाला को और भड़का दिया। जैसे ही उसके हाथ नीचे की ओर बढ़े, अपार शक्ति से युक्त दो विशाल ब्लेड पहाड़ों और धरती की तरह नीचे गिरे। दो हाथ, एक आक्रमणकारी और एक बचावकर्ता, अत्यंत तीव्र गति से टकराए। बूम! सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ी। किन यू की आंतरिक शक्ति के झटके ने यान किंग्यू की बाहों से आंतरिक शक्ति को नष्ट कर दिया। कंपन शक्ति अपने साथ अग्नि क्यूई लेकर आए और एक लहर की तरह ये यान किंग्यू के शरीर में भर गई। यान किंग्यू की भुजाएं हवा में बेतहाशा नाच रही थीं। उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं और वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि किन यू अचानक जीवित होकर यान किंग्यू पर भयंकर हमला करने के लिए कूद पड़ेगा। मास्टर वेई, जल्दी से इस संरचना को हटाओ। यान के ड्यूक मंच पर कूदना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक संरचना ने रोक दिया। ये कहना जरूरी था कि ग्रैंडमास्टर वेई द्वारा स्थापित संरचना बहुत मजबूत थी। यान के ड्यूक मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, फिर भी वे इसे जरा भी हिला नहीं पाए। ऐसा लगता है कि मास्टर वेई ने इस व्यूह रचना को स्थापित करने में बहुत निवेश किया था ताकि किन यून को एक महत्वपूर्ण क्षण में बचाया जा सके। जैसे ही मास्टर वेई उन्मत्ततापूर्वक व्यूह को वापस लेने का प्रयास कर रहे थे, युद्ध मंच से एक फुसफुसाहट की आवाज आई। उसने बस इतना देखा कि किन यून के हाथ अग्नि तत्व की ऊर्जा से लबालब भरे हुए थे। किसी तेज धार की तरह वह एक भयानक कृपाण कला का प्रदर्शन कर रहा था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसके मांस और हड्डियों में अदृश्य कंपनशील आंतरिक ऊर्जा सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को तोड़ सकती थी। शुआ शुआ शुआ, किन यून ने अपने दोहरे ब्लेड से वार किया। विंड स्लेशर, वेव ब्रेकर, माउंटेन स्प्लिटर, थंडरक्लैप। एक भयानक दाव की जंगली और अत्याचारी यान किंग्यू को घेर लिया। सिर्फ 4 चालों में यान किंग्यू की सारी शिरोबिंदु इस कृपाण ऊर्जा से चकनाचूर हो गईं। उसके शरीर की सतह पर कई चौंकाने वाले दाव निशान थे। एक पल में यान किंग्यू को किन यू के 2 हाथ वाले ब्लेड से खूनी गंदगी में काट दिया गया। इस समय रेतगढ़ी में रेत पूरी तरह से बाहर निकल चुकी थी और सरनी संरचना स्वयं ही विघटित होने लगी थी। मार्शल आर्ट का अखाड़ा पूरी तरह से शांत था। यान के ड्यूक की आंखों के कोने और उनके बूढ़े चेहरे की मांसपेशियां जोर जोर से फड़क रही थीं। उनके यान कबीले के सबसे उत्कृष्ट शिष्य को सचमुच उनके सामने इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा था। यांग शियुए उछलकर किन यून के पास आ गिरा। केवल ये जानकर कि किन यून ने अस्थि मेरिडियन की साधना की थी, वह तुरंत ऐसी भयानक शक्ति के साथ प्रकट हो सकता था। भाई किंग यू! यान यू बुरी तरह चिल्लाया और बेहोश हो गया। यान परिवार की औरतें तो और भी जोर से रोने लगीं। किन यून ने व्यंग्य किया, अभी अभी तो उसे इतनी यातनाएं दी गई थी कि वह एक नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जहाँ तक इन लोगों की बात है तो वे सब खुशी से झूम रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। ड्यूक यान किंग यू की चोटों का जायजा लेने के लिए कूद पड़ा और किन यून की ओर इशारा किया। उसकी आवाज और हाथ जोर से कांप रहे थे जब उसने कहा, किन यून तुम। वह इतना क्रोधित था कि बोल नहीं पा रहा था। उसके कांपते शरीर से क्रोध बह रहा था, हवा के झोंके बन रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यान किंग यू की तात्विक ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी थी। यांग शियुए का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह किन यून के सामने खड़ी होकर ठंडे स्वर में बोली, सबने देखा ही है कि किन यून ने कोई राक्षसी कला नहीं अपनाई, बल्कि उसने अग्निमय आंतरिक क्यूई और पवन संहार कला का इस्तेमाल किया। बेशक उसका पवन संहार मंत्र पहले ही छोटी सफलता के चरण तक पहुंच चुका है और उसने अपनी आंतरिक शक्ति को भी सघन कर लिया है। मार्शल बॉडी का 5वां स्तर, आंतरिक शक्ति को संघनित करना, पवन संहार मंत्र में निपुणता प्राप्त करना, यहाँ तक कि 6ठे स्तर के मार्शल बॉडी साधक को भी इसका विरोध करना कठिन लगेगा। वेई जुवानकुन भी किन यूं की भयानक प्रतिभा से चिंतित थे और उन्होंने अनायास ही पूछा, तो वह आप इतनी जल्दी आंतरिक शक्ति को कैसे संघनित कर सकते हैं? स्वर्गीय सिंह झील में 10 दिन और 9 सूर्य आत्मा अभिसरण व्यूह में 10 दिन। अगर तुम होते तो क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते कि तुम इसे संक्षिप्त नहीं कर सकते? प्रिंसिपल झांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मार्शल दाव में किन यूं की प्रतिभा बुरी नहीं है, लेकिन कई ऐसे हैं जो उससे भी ज्यादा भयानक हैं। उदाहरण के लिए स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य की जियाओ युएलन। वह केवल 16 वर्ष की है, फिर भी वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुकी है। जियो युलान वास्तव में मार्शल बॉडी क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। न केवल किशोर बल्कि वरिष्ठ और शिक्षक भी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित थे। एक 16 वर्षीय लड़की जिसके पास मार्शल बॉडी के 8वें स्तर की साधना थी, उसकी साधना यहाँ के कई शिक्षकों और वृद्ध सेवकों से भी ऊंची थी। ये वाकई चौंकाने वाला था। देखने में तो शियाओ युएलन के सामने किन यून कुछ भी नहीं था। जब यान कबीले के बुजुर्ग यान किंग यू की चोटों की जांच करने के लिए ऊपर गए तो सभी ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वह पहले से ही अपंग था और जागना एक बात थी, भले ही वह अभी भी जीवित था। जैसे ही यान के ड्यूक ने यान किंग यू को ले जाते देखा, वह नीचे गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। यद्यपि अन्य वृद्ध अधिकारी दुखी थे, फिर भी वे मन ही मन प्रसन्न थे। दूसरे परिवारों के प्रतिभाशाली शिष्यों का विनाश देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आखिर कौन नहीं चाहता कि उसकी शक्तियां और भी मजबूत हो जाएं? इसके अलावा यान का ड्यूक अब उनके सिर पर चढ़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। वह अक्सर शेख ही बघारता था कि यान किंग यू कितना अद्भुत है। आप सभी घुटने टेकें और किंग यू के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करें।
यांग शियू अचानक गुस्से से चिल्लाया, जिससे सभी कांप उठे। अचानक सभी को वह वादा याद आ गया जो ड्यूक ऑफ यान और अन्य लोगों ने किया था। एक गहरी सांस लेने के बाद मास्टर वेई मंच पर आए और स्पष्ट स्वर में बोले, मैं कभी भी किसी राजा की बात नहीं मान पाऊंगा। पिछली परीक्षा में किन यून ने राक्षसी कलाओं की साधना नहीं की थी। इसके अलावा उसने अस्थि शास्त्र की साधना की थी। युद्ध कला के क्षेत्र में वह एक दुर्लभ प्रतिभा थी। ऐसे में सबको अपना वादा निभाना चाहिए और उसे निभाना चाहिए। आखिरकार यहाँ हर कोई हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है। उनके शब्द धार्मिकता से भरे थे। जैसे ही सभी को लगा कि मास्टर वेई घुटने टेककर अपनी गलतियां स्वीकार करने वाले हैं, उन्होंने उन्हें जोरदार हंसी के साथ कहते सुना, सब लोग, किन यून स्वर्गीय किन राजकुमार हैं। प्रजा होने के नाते उनके सामने घुटने टेकना स्वाभाविक है। इसका मतलब था कि मास्टर वेई का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस एक तमाशबीन थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए मंत्रियों से घुटनों के बल बैठकर किन यून से माफी मांगने का आग्रह किया। अध्याय 47 स्वर्ग की मार्शल आत्माएं। मास्टर वेई की हवा के अनुसार चलने की क्षमता को पूर्णता के शिखर पर कहा जा सकता है, जिससे उपस्थित सभी मंत्री अप्रसन्न हो गए। यान के ड्यूक इस समय बहुत अच्छे मूड में थे। उनके उत्कृष्ट पोते का नाश हो चुका था और इसके बाद वह घुटने टेककर किन यून से माफी मांगने वाले थे, जिसने उनके पोते का नाश किया था। पत्थर हिलाने से अपना ही पैर कुचलने का यही मतलब होता है। न सिर्फ पत्थर उसके पैरों पर लगा, बल्कि उसका अपना सिर भी कुचल गया। अपने हृदय के दुख और क्रोध को शांत करने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अब हमें यकीन है कि किन यून ने कोई राक्षसी कला नहीं सीखी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उस समय महागुरु ही थे जिन्होंने उसे वर्जित राक्षसी कला सीखने के लिए प्रेरित किया था। यान किन्यू पहले ही नष्ट हो चुका था। अगर वह फिर से किन यून के सामने घुटने टेकता तो यान का ड्यूक स्वर्गीय किन राष्ट्र में उपहास का पात्र बन जाता। चाहे जो भी मामला हो, वह घुटने टेककर किन यून के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता था। किन यून ने देखा कि यान के ड्यूक और कुछ पुराने अधिकारियों का रवैया भी ऐसा ही था। उसने गुस्से से ठंडी आवाज में कहा, इसका मतलब है कि तुम सबका मेरी आत्मा की नस को अपंग करना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं राक्षसी कलाओं की साधना करता हूँ। जब यान के ड्यूक ने किन यून को अपनी बातों से क्रोधित देखा तो वह मन ही मन प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, हमने तुम्हारी आत्मा की शिरा इसलिए निकाली थी ताकि तुम्हें महागुरु की राक्षसी विद्याओं की साधना को समर्थन देने की सजा मिल सके। इसमें क्या गलत है? यह अच्छी बात है कि आपकी आत्मा शिरा का युवराज की आत्मा शिरा के साथ सफलतापूर्वक विलय हो गया, जिससे वह 6 मध्याह्न रेखाओं से एक दुर्लभ प्रतिभा बन गया। यह इस बात की भरपाई के लिए पर्याप्त है कि वह भविष्य में सबसे शक्तिशाली सम्राट बनेगा। इन शब्दों से किन यून का क्रोध भड़क उठा। मुट्ठी भींचते ही उसके शरीर से आंतरिक क्यूई की लपटें फूट पड़ीं। क्रोध से लपटें चमक उठीं। जब यान के ड्यूक ने ये देखा तो उसने व्यंग्यात्मक लहजे में सिर उठाया और कहा, तुम मेरा क्या कर सकते हो? जब यांग शियुए ने ये दृश्य देखा और किन यून के गुस्से को महसूस किया तो वह क्रोधित हो गई। उसके चेहरे पर बेहद भाव थे और उसने ठंडे स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो, आज तुम सबको घुटने टेककर किन यून के सामने अपनी गलतियां माननी होंगी। तुमने मेरे सामने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना होगा। मुझे परवाह नहीं कि उसने पहले क्या क्या गलतियां की हैं। उसकी आवाज में हत्या का इरादा भरा हुआ था। यान के ड्यूक का अब बहुत हो चुका था। दूसरों को यह न लगे कि वह एक छोटी बच्ची से डर रहा है, इसलिए उसने गुस्से से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मैं घुटने नहीं टेकूंगा तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? क्या तुम हमें मार नहीं सकते? हालांकि मेरे यान कबीले ने अभी तक मार्शल दाव क्षेत्र में कदम नहीं रखा है, फिर भी मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर पर कुछ लोग मौजूद हैं। यांग शियू एक 9वीं परत मार्शल बॉडी साधक थी, लेकिन यहाँ के मंत्रियों में उसके कई 9वीं परत मार्शल बॉडी साधक थे। वे लंबे समय से युद्ध के मैदान में थे और अनगिनत लोगों को मार चुके थे। लड़ाई के अनुभव के मामले में वे निश्चित रूप से यांग शियू जैसी 20 वर्षीय लड़की से ज्यादा अनुभवी थे। यान के ड्यूक ने अपने पुराने विषयों और कुछ शिक्षकों की ओर देखा। उसे तुरंत ज्यादा सहजता महसूस हुई। ये उसके लोग थे। उन्होंने गर्व से अपना सिर उठाया और कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर हम घुटने टेककर अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं। वे बस अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे थे और ऐसा कई बार कर चुके थे। अगर वे घुटने टेककर किन यून के सामने अपनी गलती मान लें तो यह वाकई शर्मनाक होगा। अचानक यांग शियू का लंबा और पतला शरीर कांप उठा, जिससे चांदनी जैसी ठंडी रोशनी निकली। बर्फीली हवा चलने लगी। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी और उसके लंबे बाल हवा में नाच रहे थे। ठंडी चांदनी में नहाया उसका सुंदर शरीर उसे महान और पवित्र बना रहा था, मानो आधी रात में गर्व से चमकता चांदी का चांद। अगर तुम घुटने टेककर किन यून के सामने अपनी गलती नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हालांकि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें आज रात ही हुआ लिंग वू अकादमी से रैंक कर बाहर निकलना होगा। उसकी आवाज मानो नरक की गहराइयों से आ रही थी, जिससे हर किसी के दिल में भय की एक ठंडी लहर दौड़ गई। किन यून यांग शियू के पास खड़ा था। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह घबरा गया। उसकी छिपी हुई दोलनशील मार्शल आत्मा और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगी, मानो वह यांग शियू की स्थिति से संक्रमित हो गई हो। केवल वही नहीं, वहां उपस्थित सभी लोग जिनमें मार्शल स्पिरिट थी, भय से कांप उठे। यान के ड्यूक और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे यांग शियू के रौबदार अंदाज से डर गए थे। टकरा जाना। तारांकन। यांग शियुए के जेड शरीर से अचानक एक भेदती हुई चांदी जैसी रोशनी निकली।
हड्डियों को चीरती ठंडी लहर चांदी की रोशनी में घुल मिल गई और अनगिनत टिमटिमाते चांदी के बर्फ के क्रिस्टलों की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। जब सभी ने अपनी चुभती आंखें खोली तो उन्हें अचानक पता चला कि यांग शियू के सिर के ऊपर एक स्पष्ट और ठंडा हावयू था। चांदी का चांद पवित्र प्रकाश से चमक रहा था। ये यांग शियू द्वारा जारी किया गया था। हालांकि यह बड़ा नहीं था, लेकिन ये पूरे हुआ लिंग वू अकादमी को रोशन करने के लिए पर्याप्त था। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। उनकी बोलती बंद थी और वे दहशत से भर गए थे। सदमे के साथ साथ उनके शरीर को ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बर्फीले तालाब में हों। चांदनी बहुत खूबसूरत थी, पर साथ ही बहुत ठंडी भी, बिल्कुल आज की यांग शियू जैसी, जिसकी सुंदरता बेमिसाल थी। स्वर्ग से आए किसी परी जैसी सुंदर और परिष्कृत, और एक बेहद स्वाभाविक शीतल और अहंकारी आभा बिखेर रही थी। केवल वरिष्ठ योद्धा ही बता सकते थे कि यह यांग शियू की मार्शल आत्मा थी। चंद्र मार्शल आत्मा। चंद्र मार्शल स्पिरिट को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट्स में से एक माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि चंद्र मार्शल स्पिरिट से भी ज्यादा शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट सिर्फ यांग मार्शल स्पिरिट ही होती थी। ये मार्शल आत्माएं पौराणिक मार्शल आत्माओं से अधिक शक्तिशाली थीं और उन्हें स्वर्ग का उपहार मार्शल आत्माएं के रूप में जाना जाता था। चंद्रमा में ज्वारीय शक्ति को सक्रिय करने की शक्ति थी। इस समय यांग शियू ने चंद्र मार्शल स्पिरिट का उपयोग करके अन्य लोगों की मार्शल स्पिरिट को प्रभावित किया, जिससे वे ज्वार की तरह उमड़ पड़े। ये चंद्र मार्शल स्पिरिट की रहस्यमय शक्तियों में से एक थी। क्या आप सभी घुटने टेकने वाले हैं? यांग शियू की स्पष्ट और ठंडी आवाज एक बर्फीले हत्या के इरादे में बदल गई जो नीचे तक फैल गई। यान के ड्यूक और उसके लोग इतने भयभीत थे कि उनके शरीर कांपने लगे, और जब वे युद्ध मंच की ओर बढ़े तो उनके पैर कांपने लगे। इससे पहले यांग शियू ने यह भी कहा था कि जब किन यून के पास पर्याप्त ताकत होगी तो वह उसे बताएगी कि उसकी मार्शल आत्मा क्या है। अब किन यून ने आखिरकार यांग शियू के पास मौजूद मार्शल स्पिरिट को देखा। वह पूरी तरह से दंग रह गया। अपनी चंद्र मार्शल स्पिरिट को मुक्त करने के बाद वह दूसरे लोगों की मार्शल स्पिरिट को महसूस कर सकती थी। वह साफ तौर पर दो बेहद शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट को अपने पीछे कूदते हुए महसूस कर सकती थी। उसके पीछे केवल किन यून था। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि किन यून में बैंगनी सोने जैसी अग्नि मार्शल स्पिरिट है, इसलिए उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि किन यून के शरीर में एक ज्यादा शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट है। उसे अचानक जुड़वा मार्शल स्पिरिट्स का ख्याल आया। यान के ड्यूक और बाकी सभी लोग डरते हुए आगे बढ़े। यांग शियू ने भी अपनी चंद्र मार्शल स्पिरिट को बनाए रखा। सभी को तुरंत बहुत सुकून मिला, लेकिन उनके दिल अभी भी तेजी से धड़क रहे थे। वे अभी भी अपने पुराने डर के बीच फंसे हुए थे और उनके दिल अभी भी तेजी से धड़क रहे थे। यान के ड्यूक और दर्जनों पुराने जनरल किन यून के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। उन्होंने कई बार माफी मांगते हुए प्रणाम भी किया। किन यून ने ड्यूक यान की ओर देखा और अस्थायी रूप से अपना गुस्सा निकाला। उसे आंतरिक चोटें लगी थीं और वह उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि क्योंकि यह चंद्र मार्शल स्पिरिट द्वारा ट्रिगर किया गया था, उसने अचानक खून का एक बड़ा मुंह उगल दिया। जब खून ड्यूक ऑफ यान के चेहरे पर छिड़का गया तो सभी घबरा गए। उन्हें लगा कि किन यून ने जानबूझकर ऐसा किया है। यान के ड्यूक को इतना गुस्सा आया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे यांग शियू के मुकाबले के नहीं थे। भीड़ ने देखा कि यान के ड्यूक ने खून की उल्टी कर दी है। वे हंसना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे बस अपनी हंसी दबा पाए। मास्टर वेई ने देखा कि मामला लगभग खत्म हो गया है और कहा, प्राचार्य, आपका हुआ लिंग वू युआन वास्तव में आंखें खोलने वाला है। आपके छात्र और शिक्षक दोनों प्रतिभाशाली हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हुआ लिंग वू अकादमी में शिक्षक छात्रों को संपत्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं, है ना? टीचर यान की ताकत तो सबने देखी है। हालांकि उन्हें नहीं पता कि वह यहाँ टीचर बनने क्यों आए हैं, पर वह जरूर बहुत अमीर होंगी। किन यून ने कोई राक्षसी कला नहीं सीखी थी और उसके पास केवल एक ही आत्माशिरा थी। फिर भी वह इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रगति करने में सक्षम था। इससे ये सवाल उठता है कि क्या गुरु यांग उसे साधना के लिए प्रचुर संसाधन प्रदान कर रहे हैं? मैं प्रधानाध्यापक से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हुआ लिंग वू अकादमी को और अधिक निष्पक्ष बनाएं। अन्यथा जब हम प्रतिस्पर्धा कर रहे होंगे तो संसाधन किन यून द्वारा छीन लिए जाएंगे। यदि मार्शल आर्ट्स अकादमी इस मामले की अनदेखी करती है तो इससे अकादमी की प्रतिष्ठा और सभी छात्रों के भविष्य को नुकसान होगा। अगर वह कुछ न कहे तो मंत्री उससे नफरत करने लगेंगे। अध्याय 48 तावीज बनाना। प्रिंसिपल झांग ने सिर हिलाया और कहा, ये वास्तव में हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल का नियम है। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो सभी शिक्षकों और छात्रों को मार्शल आर्ट्स अकादमी से निकाल दिया जाएगा। यांग शियुए एक ऐसे व्यक्ति थे जो सिद्धांतों के अनुसार काम करते थे। मास्टर वेई ने इस विषय पर बात करने का साहस केवल इसलिए किया क्योंकि वे इस बात को समझते थे। कुछ शिक्षक जो मंत्रियों से परिचित थे खड़े होकर बातें करने लगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यांग शियुए किन यून को उदारतापूर्वक संसाधन उपलब्ध कराए। कई छात्रों ने भी ऐसा ही महसूस किया। खास तौर पर उन नए छात्रों ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, किन यून संसाधन छीन लेता। इसलिए किन यून को हुआ लिंग वू प्रांगण से बाहर निकालना उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा। जहां तक पुराने छात्रों की बात है जो मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर थे, उन्हें लगा कि किन यून एक खतरा है। उदाहरण के लिए स्वर्गीय सिंह मार्शल मीट के दौरान उनका मजाक उड़ाया गया था। जब यान के ड्यूक और अन्य लोगों ने देखा कि मास्टर वेई इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं है तो वे मन ही मन खुश हुए।
अगर यांग शियू और किन यून को इस वजह से हुआ लिंग वू प्रांगण से बाहर निकाल दिया जाए तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। यांग शियूए ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने किन यून को कभी भी कोई साधना संसाधन उपलब्ध नहीं कराया। वह सिर्फ मेरी कक्षा में ही है, इसलिए मेरा ज्यादातर समय उसे मार्शल आर्ट साधना सिखाने और उसे हर तरह की मार्शल आर्ट का ज्ञान देने में ही बीतता है। बस अगर हम आपकी बात पर यकीन भी कर लें तो भी हमें आपकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मास्टर वेई ने सिर हिलाया और आह भरी, अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हर कोई आपकी एकतरफा कहानी पर यकीन कर लेगा। यांग शियूए का चेहरा अचानक बेहद ठंडा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे साबित करे, क्योंकि वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि किन यून, जिसके पास सिर्फ एक आध्यात्मिक नस थी, इतनी जल्दी कैसे सुधर गया। उसे अभी अभी पता चला था कि किन यून के शरीर में अभी भी एक योद्धा आत्मा है। वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। जैसे ही यांग शियू मुश्किल स्थिति में थी, किन यून ने शांति से कहा, मुझे तावीज बनाना आता है। मेरी साधना के संसाधन गुप्त रूप से तावीज बेचकर प्राप्त हुए थे। ये कैसे संभव है? मास्टर वेई मुस्कुराए। कुना ने बचपन से ही मुझसे आत्मा शिलालेख सीखे थे और इस साल ही ताबीज बनाना सीखा है। लेकिन तुम्हें अचानक ताबीज बनाना आ गया, ये तो बस एक ख्वाब है। किन यून की बात सुनकर सभी दंग रह गए। हालांकि जब उन्होंने मास्टर वेई की बातें सुनी तो उन्हें हंसी आ गई। वेई जुवानकोंग जोर से हंसा और बोला, मेरा शिलालेख अंतर्निहित कौशल बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मुझे इसे सीखने में इतना समय लगा, तो तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें ताबीज बनाना किसने सिखाया? शिक्षक यान को भी तो नहीं पता होगा, है ना? मैं तुम्हारे देखने के लिए एक ताबीज बनाऊंगा। मास्टर वेई एक शिलालेख गुरु हैं और शिलालेख हॉल के गुरु भी यहाँ हैं। किन यून के चेहरे पर शांति थी और वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महाशिक्षक ने मुझे महाशिक्षक से महाशिक्षक की शिक्षा दी थी। मैंने इसे बचपन से ही उनसे सीखा है, लेकिन किसी को पता नहीं। अगर उनकी हत्या कुछ बदमाशों ने न की होती तो शायद मैं अब तक एक आत्मिक खजाने को परिष्कृत कर चुका होता। भीड़ में शोर मच गया। दरअसल यह उस दुष्ट औरत ने सिखाया था। वास्तव में बहुत से लोग समझ गए थे कि महागुरु राक्षसी कलाओं का अभ्यास क्यों करते थे। उस वर्ष जो कुछ हुआ, उसके बाद महारानी और अन्य लोगों को सबसे अधिक लाभ हुआ। किन यून झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा कि उसे ये रून महागुरु से मिले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे मिले रून 9 यांग दिव्य आत्मा से थे। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि महिला ग्रैंड प्रीसेप्टर अजीब उत्कीर्णन को समझती हैं, लेकिन वे जानते थे कि उनकी चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट थी। युआन यानयंग उस समय जिस बीमारी से पीड़ित थी वह बहुत अजीब थी। उसने ही उसका इलाज किया था। इसके अलावा उसने इलाज के लिए कुछ नुस्खे भी लिखे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वेई जुवानकुन जोर से चिल्लाया, मेरे ताबीज वाले कागज और ड्राइंग ब्रश से ताबीज बनाओ। अगर तुम सच में बना सको तो तुम्हें कुछ भी वादा करने की जरूरत नहीं है, वरना पिछली बार की तरह नीली तलवार के साथ मैं इसे बाद में वापस ले लूंगा। और अब यान यूं भी बेहोश हो गई है। किन यूं हंसा, उसकी आवाज में मजाक भरा था। अगर वह बेहोश नहीं भी हुई तो भी वह मुझसे कुछ और नहीं मांग सकती। वेई जुवानकोंग इतना क्रोधित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। किन यून इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था मानो वह सचमुच ताबीज बना सकता है। हालांकि कई लोगों को यह अब भी अविश्वसनीय लग रहा था। आखिरकार उत्कीर्णन क्षेत्र में प्रवेश पाना कोई आसान बात नहीं थी। मास्टर वेई मार्शल स्टेज पर गए और एक छोटा और सुंदर सुनहरा नक्काशीदार चाकू निकाला। उन्होंने कहा, अगर तुम सफलतापूर्वक एक ताबीज बना सको तो मैं तुम्हें यह नक्काशीदार चाकू उपहार में दूंगा। यह एक मध्यम श्रेणी का आत्मिक हथियार है। यह नक्काशी वाला चाकू उस चाकू से कई गुना बेहतर था जो किन यून अभी इस्तेमाल कर रहा था। इससे वह मन ही मन उत्साहित हो गया। अगर तुम सफल नहीं हो सकते तो तुम ये साबित कर सकते हो कि शिक्षक यान गुप्त रूप से मदद कर रहे हैं। चूंकि तुमने हुआ लिंग वू अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें हुआ लिंग वू अकादमी छोड़ देनी चाहिए। मास्टर वेई ने आह भरी, इसके अलावा मुझे तुम्हें ड्यूक यान के वे 1 लाख क्रिस्टल सिक्के देने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें देने हैं। जरूर। किन यून ने तुरंत सहमति जताई। वेई जुवानकुन थोड़ा चिंतित था, लेकिन अपने पिता को इतना उदासीन देखकर उसे आश्वस्त महसूस हुआ। मेरे कागज और कलम का इस्तेमाल करो। मास्टर वेई ने ग्लिफ पेपर का एक ढेर और एक बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण ब्रश निकाला। किन यून ने कहा, मैं तावीज बनाने के लिए सिर्फ नक्काशीदार चाकू का इस्तेमाल करता हूँ। कृपया मेरे लिए भी एक नक्काशीदार चाकू बना दीजिए। ताबीज बनाने के लिए नक्काशीदार चाकू का इस्तेमाल करने के लिए एक खास स्तर का कौशल होना जरूरी है। उसके इस अनुरोध पर वेई जुवानकोंग को व्यंग्यात्मक लहजे में हंसी आ गई। हालांकि मास्टर वेई ने फिर भी एक पुराना नक्काशीदार चाकू निकाला और उसे आगे बढ़ा दिया। यांग शियू को लगा कि निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, और जैसे ही वह बोलना चाहती थी उसने एक व्यक्ति को मंच पर आते देखा। यह व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी था। उसकी सफेद दाढ़ी छाती तक फैली हुई थी और उसकी नजरें दयालु थीं। ऊपर आकर वह हंसा और बोला, मैं रहस्यमय रून महल का महाप्रबंधक डुआन कियान हूँ। स्वर्गीय किन साम्राज्य का ये क्षेत्र, रहस्यमय पैटर्न महल, मेरे नियंत्रण में है। यह मूल्यांकन ये बूढ़ा व्यक्ति संभालेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कृपया महानिदेशक। मास्टर वेई विनम्रता से मुस्कुराए और इस बुजुर्ग के प्रति अत्यंत सम्मान व्यक्त किया। अध्याय 49 शुरुआती प्रतीक। स्वामी डुआन कियान ने अपने भंडारण हथियार से एक कागज का ताबीज और एक नक्काशीदार चाकू निकाला और किन यून को दे दिया।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, अगर तुम ताबीज बना सकते हो तो तुम एक प्राथमिक स्तर के ताबीज गुरु बन जाओगे। एक बार जब तुम निम्न श्रेणी के स्पिरिट रून्स, निम्न श्रेणी के स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स बनाने और एक आध्यात्मिक सरणी स्थापित करने में सक्षम हो जाओगे तो तुम एक प्राथमिक शिलालेख गुरु बन पाओगे। यांग शियुए अब बहुत अधिक सहज थी क्योंकि डुआन कियान को किन यू में बहुत रुचि थी और उसके प्रति उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। यदि हॉल ऑफ मार्वल्स उत्कृष्ट प्रतिभाओं को अवशोषित कर सके तो ये हॉल ऑफ मार्वल्स की ताकत को भी बढ़ाने में सक्षम होगा। मार्क्स हॉल 3 साम्राज्यों और कुछ देशों में फैला हुआ था और उसे साम्राज्यवादी सत्ता के नियंत्रण का कोई डर नहीं था। यह एक बेहद रहस्यमय अस्तित्व था। डुआन कियान को समझने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वे जानते थे कि वह सरल नहीं था। आखिरकार वह स्वर्ग के किन शिलालेख हॉल का मुख्य प्रबंधक था। वह बहुत शक्तिशाली जरूर होगा और मास्टर वेई के उसके प्रति सम्मानपूर्ण रवैये से यह साफ जाहिर था। अब तुम शुरू कर सकते हो। हम बुजुर्गों के यहाँ होने के कारण तुम कोई भी चालबाजी करने की बात भूल सकते हो। डुआन कियान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और हंसा। किन यून ने अपने दिल को शांत किया। हालांकि उसे अभी भी कुछ अंदरूनी चोटें थीं, लेकिन इससे ताबीज बनाने की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा। अब जब उसने अस्थि मेरिडियन की साधना कर ली थी तो वह रक्त आत्मा की शक्ति को अधिक आसानी से और शीघ्रता से संघनित कर सकता था। नक्काशी करने वाले चाकू को कसकर पकड़ने पर उसे पता चला कि वह उसके चाकू से कहीं बेहतर था। वह एक आत्मा की कलाकृति स्तर का नक्काशी करने वाला चाकू था। किन यून ने अपनी रक्त और आत्मा ऊर्जा एकत्र करने के बाद उसे आसानी से नक्काशीदार चाकू में डाल दिया। इस समय एक अत्यंत विचित्र अनुभूति हुई, मानो नक्काशी करने वाला चाकू उसके शरीर का एक हिस्सा हो जो उसके मांस और रक्त से जुड़ा हो। उसने मन ही मन कहा, शायद यह नक्काशी करने वाले चाकू की वजह से है। लगता है एक अच्छे नक्काशी वाले चाकू से नक्काशी करते समय आधी मेहनत से दुगना काम हो सकता है। अचानक नक्काशी करने वाले चाकू की नोक पर प्रकाश का एक चमकीला लाल बिंदु प्रकट हुआ, जिससे बड़े छात्रों का एक समूह घबराकर चिल्ला उठा। जब तक उसे पैटर्न की थोड़ी सी भी समझ थी, वह जानता था कि वे रक्त आत्मा की शक्ति थे। एक बार जब कोई व्यक्ति रक्त आत्मा की शक्ति को संघनित करने में सक्षम हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वह रहस्यमय छापों के रास्ते में आधा पैर रख चुका है। वेई जुवानकोंग का चेहरा अविश्वास से भर गया क्योंकि वह भी इस स्तर की शक्ति प्राप्त करने में असमर्थ था। वह केवल अपनी रक्त आत्मा की शक्ति को अपनी ब्रश की नोक पर संघनित करके ताबीज बना सकता था। किन यून ने वार करना शुरू कर दिया। ब्लेड की धार से प्रकाश की एक परत निकली जिसने मेज पर रखे कागजी ताबीज को ढक लिया। काले निशान बनाते समय उसे उन्हें ढकना पड़ता था ताकि कोई अन्य व्यक्ति कीमती आत्मा के निशानों को चुरा न ले। उसकी हरकतें बेहद कुशल लग रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक खास स्तर की कुशलता हासिल कर ली हो। देखकर ही पता चल रहा था कि उसने कई बार चित्र बनाए हैं। वेई जुवानकोंग ये देखकर परेशान हो गया। मास्टर वेई के माथे पर पहले से ही पसीना आने लगा था। इससे पहले वेई जुवानकुन ने कहा था कि उसने अपनी सारी मेहनत शिलालेखों के ताव सीखने में लगा दी थी और वह लड़ाई में अच्छा नहीं था, इसीलिए वह किन यून से मुकाबले में हार गया था। इस समय वह शिलालेख के दाव में किन यून से कहीं कमतर था। वह पूरी तरह से पराजित हो चुका था। कुछ क्षण बाद किन यून ने प्रकाश की स्क्रीन रखी। यद्यपि कागज का ताबीज खाली था, लेकिन वह रक्त आत्मा की शक्ति की एक परत से ढका हुआ था और डार्क मार्क पूरा था। इसके बाद वह चमकीली रेखाएं खींचना शुरू कर देगा। उन्होंने जो बनाया वह एक अग्नि ताबीज था और यह वह प्रकार था जिससे वह सबसे अधिक परिचित थे। नक्काशी करने वाला चाकू ड्रैगन या सांप की तरह था क्योंकि यह ताबीज के कागज पर आग की जटिल आकृतियां बना रहा था। कृपाण की नोक चिकनी और प्राकृतिक थी जो ताबीज के कागज पर स्वाभाविक और सुचारू रूप से बह रही थी। जब डुआन कियान और मास्टर वेई ने इस साधना आधार को देखा तो वे आश्चर्य से अपनी आंखें खोले बिना नहीं रह सके। चमकीली रेखाएं खींचे जाने के बाद ताबीज थोड़ा सा हिला, जिससे हल्की गर्मी पैदा हुई। रक्त लाल पैटर्न एक शानदार लाल रोशनी के साथ चमकते थे और इसकी सतह पर रहस्यमय लौ पैटर्न स्पंदित होते प्रतीत होते थे, जिससे एक प्रकार की झुलसाने वाली गर्मी महसूस होती थी। ये अग्नि ताबीज हैं, मैंने इन्हें बनाना समाप्त कर दिया है। किन यून ने अग्नि ताबीज को आश्चर्यचकित डुआन गान को सौंप दिया। डुआन गान ने होश में आने से पहले काफी देर तक किन यून को अचंभित होकर देखा। यह अग्नि ताबीज बहुत शक्तिशाली है। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली निम्न श्रेणी का अग्नि आत्मा रून है जो मैंने देखा है। डुआन कियान ने कहा, आप एक योग्य प्राथमिक प्रतीक गुरु हैं। आपके आत्मा चिन्ह बहुत शक्तिशाली हैं। आपको ये किसने सिखाया, मेरे महान गुरुवर? किन यून ने धीरे से आह भरी। किन यून वास्तव में ताबीज बना सकता था। छात्र बहुत हैरान थे क्योंकि वे जोर जोर से चर्चा कर रहे थे, जिससे मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में शोर मच गया। एक 15 वर्षीय लड़का जो मार्शल बॉडी दायरे के 5वें स्तर पर था और एक शुरुआती ताबीज शिल्पकार भी था। ऐसी प्रतिभा की तुलना केवल स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य की जियो युलैन के साथ ही की जा सकती है। हालांकि हाउलिंग स्काई एम्पायर ने जियाओ युलान और किन यून की सगाई रद्द कर दी थी। इसके बजाय उसकी सगाई स्वर्गीय किन के नए राजकुमार से होनी थी। उस समय वे एक भव्य सगाई समारोह आयोजित करते। यान के ड्यूक और बाकी मंत्रियों के चेहरे पर मृत भाव थे। वे समझ रहे थे कि इसका क्या मतलब है। चूंकि किन यून ताबीज बनाने में सक्षम था, इसलिए उसे निश्चित रूप से बहुत ध्यान मिला। आश्चर्यों का हॉल निश्चित रूप से उसे छाया से सहारा देगा। मास्टर वेई, क्या आपने पहले जो कहा था वह गिना गया? यांग शियुए ने ठंडे स्वर में पूछा। मास्टर वेई ने कहा था कि वह अपना नक्काशी वाला चाकू किन यून को दे देंगे। बिल्कुल, इतना उत्कृष्ट युवा नायक निश्चित रूप से मेरे नक्काशीदार चाकू को चमका देगा। किन यून,
तुम्हें इस चाकू का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मास्टर वेई खिलखिलाकर हंसे, मानो वे सच्चे दिल से किन यून को यह उपहार दे रहे हों। मन ही मन उन्होंने किन यून को कई बार गालियां दी। जब वेई जुवानकुन ने ये देखा तो उसने अपने दांत पीस लिए, मानो टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। जिस चीज का वह सपना देख रहा था वह किन यून के हाथों में आ गई थी। किन यून ने नक्काशी वाला चाकू लिया और उसे परखा। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए इसमें रक्त आत्मा की शक्ति डालना मुश्किल है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, क्या इसका कोई खास इस्तेमाल है? मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? मुझे देखने दो। मास्टर वेई ने जल्दी से उसे ले लिया और थोड़ा गुस्से से भरे चेहरे पर कहा, किन यून, तुम्हें क्या हो गया? इसे पाने के तुरंत बाद इसे नुकसान पहुंचाने का तुम्हारा क्या इरादा है? यह नक्काशी वाला चाकू इतने सालों से मेरा पीछा कर रहा है। तुम असल में अप्रत्याशित रूप से जानबूझकर इन्हें नष्ट कर रहे हो। किन यून और यांग शियुए एक दूसरे की ओर देखे बिना नहीं रह सके और उन्होंने बूढ़ी लोमड़ी के तरीकों की प्रशंसा की। नक्काशी करने वाले चाकू को मास्टर वेई ने गुप्त रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था जब उन्होंने इसे आगे बढ़ाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन यून ने पहले ही नीली तलवार को नष्ट कर दिया था, इसलिए हर कोई इस पर यकीन कर ही लेता। पहले से ही बहुत सारे आरोप लग रहे थे। इसके अलावा मास्टर वेई द्वारा नक्काशीदार चाकू को नष्ट करने के बाद किन यूं उस कीमती चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वह नहीं चाहता था कि किन यूं उस नक्काशीदार चाकू की वजह से शिलालेखों के ताव में तेजी से सुधार करे। मुझे देखने दो। डुआन कियान हंसा और अपना हाथ बढ़ाया। मास्टर वेई ने मन ही मन डुआन कियान को कोसा। इससे पहले डुआन गान की अचानक छलांग ने उनकी योजनाएं बिगाड़ दी थीं, वरना किन यून एक साधारण तरकीब से सफलतापूर्वक ताबीज नहीं बना पाता। वह केवल मुस्कुरा सका और क्षतिग्रस्त नक्काशी चाकू डुआन कियान को सौंप दिया। ये सचमुच बस क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन किन यून ने इसे जानबूझकर क्षतिग्रस्त नहीं किया था। उसने अपनी रक्त आत्मा की शक्ति का उपयोग इसे पोषित करने और क्षति पहुंचाने के लिए नहीं किया था। डुआन गान ने किन यून को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, किन यून, ये कैसा रहेगा? ये बूढ़ा तुम्हें एक और नक्काशी वाला चाकू देगा और इसे ठीक करने के लिए मुझे छोड़ देगा। ये कैसा रहेगा? किन यून ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह कृत्य एक बार फिर मास्टर वेई के सौभाग्य को बर्बाद कर देगा और उनकी मदद करेगा। उसने जल्दी से कहा, तो फिर मुझे महानिदेशक को परेशान करना पड़ेगा। डुआन कियान ने एक नक्काशी वाला चाकू निकाला और किन यून को थमा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक घटिया टोटेम है और नया है। धन्यवाद महानिदेशक। इसे प्राप्त करने के बाद किन यून ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार मूर्तिकला चाकू उसकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम था। अध्याय 50। वरिष्ठ मार्शल बहन, कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखें। मास्टर वेई के चेहरे पर मुस्कान कुछ फीकी थी। आज रात यह मुख्यतः किन यून से निपटने से पहले अपने बेटे के साथ जश्न मनाने के लिए थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे किन यून की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। आज रात की बात जल्द ही पूरे तियान किन साम्राज्य में फैल जाएगी और आसपास के देशों को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। जहां तक उनका मास्टर वेई और वेई जुवानकुन का प्रश्न है, तो उन पर निश्चित रूप से हंसी उड़ाई जाएगी। बेशक यान के ड्यूक की हालत बहुत दयनीय थी। उसने एक बेहद प्रतिभाशाली पोते को मार डाला। हालांकि कई रईसों के लिए यह अच्छी बात थी। भोज समाप्त होने के बाद यांग शियू ने किन यून को अपने साथ खींच लिया। वह जल्दी से किन यून की दूसरी मार्शल आत्मा के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। आदरणीय महारानी, हमें क्या करना चाहिए? किन यून ने अस्थि मेरिडियन की साधना की है और ताबीज भी बना सकता है। वह एक बुनियादी ताबीज गुरु बन जाएगा और रहस्यमयी पैटर्न पैलेस के महाप्रबंधक उसकी भरपूर देखभाल करेंगे। एक हिजड़े का चेहरा चिंता से भर गया जब उसने कहा, यान किंगयू भी अपंग हो गया है। सोचना भी मुश्किल है कि यह छोटा सा बदमाश किंगयू इतना तूफान मचा देगा। महारानी ठंडी हंसी, तो क्या हुआ अगर यान किंगयू अपंग हो गया? मैंने सुना है कि युवराज के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब हमें किन यूं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक पिताजी मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रखेंगे, पूरा स्वर्गीय किन साम्राज्य हमारा होगा। तब हम किन यूं से निपटने का कोई न कोई मौका ढूंढ ही लेंगे। अभी सबसे जरूरी काम युवराज और शियाओ युएलन के बीच शादी कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना है। देश का नेता आगे बढ़ने वाला है। बूढ़े हिजड़े को सुखद आश्चर्य हुआ। जल्द ही रानी गर्व से मुस्कुराई। उसकी आंखें द्वेष से भरी थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, किन यून, बस तुम इंतजार करो। किन यून ने यान के ड्यूक से 1,00,000 क्रिस्टल सिक्कों का मुआवजा प्राप्त किया था और यांग शियू द्वारा उसे जल्दी से वापस लाया गया था। जब वे छोटे से आंगन वाले घर में लौटे तो रात काफी हो चुकी थी। किन यून की आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने कहा, गुरुजी, आपकी चंद्र मार्शल आत्मा वास्तव में शक्तिशाली है। अगर मैंने तुम्हारे लिए अपनी नाराजगी नहीं जताई होती तो मैं खुद को प्रकट नहीं करती। यांग शियू ने अपनी खूबसूरत नाक सिकोड़ी कराहते हुए कहा, दूसरी ओर तुम बदमाश, वास्तव में तुम्हारे पास एक और मार्शल स्पिरिट है। किन यून की आंखों के कोने फड़क उठे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राज खुल जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? यांग शियुए ने थोड़ा मुंह बनाया और किन यून की कमर पर धक्का मारा, जिससे वह उछल पड़ा। मेरा इरादा तुमसे यह बात छिपाने का नहीं था। किन यून दुखी दिख रहा था। ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि वह मार्शल आत्मा बहुत अजीब है। मुझे चिंता है कि इसका बुरा असर होगा। यांग शियुए ने आत्मा पैगोडा को बाहर निकाला, उसे देखा और उसे परीक्षा देने के लिए कहा। किन यून ने अपना हाथ टॉवर पर रखा और टॉवर में ऑसिलेटिंग मार्शल स्पिरिट की शक्ति भर दी। स्पिरिट पैगोडा अचानक काला हो गया और हिंसक रूप से हिलने लगा।
काला, एक काली मार्शल आत्मा। यांग शियुए दंग रह गया। होश में आने से पहले वह काफी देर तक शुद्ध काले स्पिरिट पैगोडा को देखती रही। मैंने इसे तब देखा जब मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाया। क्योंकि यह काला था, मुझे डर था कि कहीं इसे कोई राक्षस या ऐसा ही कुछ न समझ ले, इसलिए मैंने इसे छिपा दिया। किन युन ने सच कहा क्योंकि उसे इस बारे में वाकई चिंता थी। ये वास्तव में एक दोहरी मार्शल स्पिरिट है। इसके अलावा ये सर्वोच्च श्रेणी की सबसे रहस्यमयी ब्लैक मार्शल स्पिरिट है। यांग शियू का चेहरा खुशी से भर गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें बहुत तेज कंपन शक्ति है। ये सोनिक मार्शल स्पिरिट है और ये लीजेंडरी मार्शल स्पिरिट से संबंधित है। मैं इसे आपके लिए गुप्त रखूंगी। किन युन ने राहत की सांस ली, बशर्ते वह कोई दुष्ट योद्धा आत्मा न हो। उसने पूछा, गुरुजी, क्या काली कंपन वाली योद्धा आत्मा दुर्लभ होती है? यांग शियुए ने स्पिरिट पैगोडा को संभालते हुए कहा, ब्लैक मार्शल स्पिरिट और सीस्म मार्शल स्पिरिट दोनों ही बहुत दुर्लभ हैं। जब दोनों स्थितियां एक साथ मिल जाती हैं तो यह और भी कम दुर्लभ हो जाती है। भविष्य में जब आप स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी जाएंगे तो शायद आप इस मार्शल स्पिरिट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। क्या तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी भी ऐसा नहीं कर सकती? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, किन यू ने धीरे से कहा। चाहे आप किसी भी मार्शल आर्ट अकादमी में जाएं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को बेहतर बनाएं। यांग शियू की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी और फिर उसने ऑसिलेटिंग मार्शल स्पिरिट की साधना के बारे में पूछा। किन यून की स्थिति के बारे में बात सुनने के बाद उसने स्थिति को दर्ज करने के लिए एक पुस्तिका भी निकाली। मामला बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। ये तथ्य कि आप अपनी आंतरिक ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, इसका अर्थ है कि आपने रहस्यमय यांग युक्ति को महान पूर्णता के स्तर तक विकसित कर लिया है। ऐसा लगता है कि आपको पूर्णता तक पहुंचने की आशा है। यांग शियू मन ही मन इस पल का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज उसका वजन काफी बढ़ गया है, इसलिए उसने नोट्स लिए और जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई। किन यून भी आज बहुत थका हुआ था। अपने कमरे में लौटकर वह तुरंत सो गया। सुबह किन यून उठा, नहाया, नीली चड्डी पहनी और हॉल में आया। मेज पर यांग शियू का एक नोट पड़ा था जिसमें लिखा था कि वह प्रिंसिपल को ढूंढने गई है और उसे वापस आने में कुछ दिन लगेंगे। हुआ लिंग वो अकादमी का प्रबंधन हमेशा उप प्राचार्य झांग द्वारा किया जाता था। ऐसा लगता था कि प्रधानाचार्य कभी कभार ही दिखाई देते थे। किन यून को चिंता थी कि यांग शियू का तबादला हो जाएगा, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, मैं पहले रहस्यमय पैटर्न हॉल जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि शिक्षक इस सेमेस्टर में मेरे साथ रहेंगे। डुआन कियान ने पहले भी कहा था कि वह बुनियादी स्तर के प्रतीक मास्टर का प्रतीक प्राप्त करने के लिए रहस्यमय अंकन हॉल का दौरा करेगा, जो कि अधिक सुविधाजनक होगा। चिन्हों का हॉल शाही शहर में था। किन यून सुबह सुबह ही निकल गया था। उसने हुआ लिंग वो अकादमी छोड़ दी और शाही शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। हुआ लिंग वो अकादमी से शाही शहर की दूरी 200 मील से अधिक थी। जो लोग किनगोन का उपयोग कर सकते थे, उनके लिए ये बहुत दूर नहीं था। किन यून ने आधे से अधिक दूरी तय करने से पहले 1 घंटे तक लापरवाही से दौड़ लगाए। ये पहली बार था जब वह अकेले चला था। महारानी अब मुझसे निपटने की हिम्मत नहीं करेगी, है ना? वह सड़क पर बहुत सतर्क था, लेकिन उसे किसी हत्यारे का सामना नहीं करना पड़ा। किन यून अन्य लोगों से टकराने से बचने के लिए मुख्य सड़क का उपयोग किए बिना जंगल से भाग रहा था। जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। वहाँ बहुत शांति थी। किन यून दौड़कर रुका और सुंदर फूलों की प्रशंसा करने लगा। अचानक एक तेज आंधी आई, जिससे पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा हिल गया। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। कोई लड़ रहा है, छोड़ो, अपना काम करो, मैं रास्ता बदल लूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, काले कपड़े पहने कुछ लोग शुआ शुआ की आवाज करते हुए प्रकट हुए। इतने शक्तिशाली, क्या ये सब मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर हैं? किन यून घबरा गया, पर डरा नहीं। वह पहले से ही युद्ध के लिए तैयार था। रुको, वह तो बस एक राहगीर है। बोलने वाली एक महिला थी। जब वह महिला वहां पहुंची तो उसके मुंह से बहुत तेज खुशबू आ रही थी। उसने काले रंग का टाइट सूट पहना था और एकदम कातिलाना लग रही थी। उसका अंडाकार चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी भौहें धुएं जैसी थीं और उसकी आंखों में सैकड़ों सुंदरियां समाई थीं। वह बेहद परिपक्व लग रही थी। युवती, शायद इस व्यक्ति को अभी पता चल गया है कि हम क्या कर रहे थे। अगर उसने हमें बता दिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, काले कपड़े पहने एक आदमी ने कहा। महिला को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने अपने लंबे बालों को बिखेरा और किन यून की ओर मोहक मुस्कान के साथ बोली, छोटे भाई, क्या तुम हुआ लिंग वू अकादमी के छात्र हो? यह सही है, किन यून ने उत्तर दिया। उस महिला के मनमोहक रूप ने उसका दिल दहला दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि महिला के हाथ में लंबी तलवार थी, जिससे खून टपक रहा था। वह औरत उससे एक सिर लंबी थी। उसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल लग रही थी और क्योंकि उसने अभी अभी अपना हुड उतारा था, उसके लंबे गहरे काले बाल कुछ बिखरे हुए थे। उसके हाथ में टपकती रक्त तलवार थी। उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। उसके आकर्षण में थोड़ी निर्दयता और थोड़ी वीरता थी। मैं भी हुआ लिंग वू अकादमी से हूँ, जल्दी से मुझे सीनियर कहो। महिला ने शरारत से मुस्कुराते हुए किन यून के चेहरे पर हाथ रखा। उसने हंसते हुए कहा, कितना सुंदर युवक है। उसका शरीर भी बहुत मजबूत है, मैं उसे छू सकती हूँ। किन यून को उम्मीद नहीं थी कि वह महिला हुआ लिंग वू प्रांगण से होगी। और तो और वह बहुत ही बेलगाम थी। एक हाथ पहले ही उसकी कमीज में घुस चुका था। बड़ी बहन, कृपया अपना व्यवहार ठीक रखें। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया।